वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द रैंडमनेस पॉड। और आज का एपिसोड बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि मेरे साथ हैं मेजर जनरल यश मोर। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू द रैंडमनेस पॉड। और इन्होंने आज हमें गुड़गांव के बहुत सारे अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ से भी रूबरू करवाया है। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे रैशनैलिटी की, हाउ इंडिया इज़ मूविंग एज अ सोसाइटी, प्रोग्रेसिवली या कंजर्वेटिवली, और आर्मीज़ की कुछ हिडन स्टोरीज़, इनके लाइफ एंड टाइम्स इन द आर्मी, हिज फेवरेट पोस्टिंग्स, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस एंड अदर स्टफ दैट he likes to talk about and are important for the country. So let's start, sir. या बिल्कुल तैयार है। Sir, you are a Haryanvi. हाँ, I'm also Haryanvi, and tell us something. How being a Haryanvi has, influenced you or helped you in your life? देखो मैं एक्चुअली ऑल इंडिया ऑल क्लास हूँ। मतलब एक्सीडेंटली पैदा हो गया हरियाणा में, बट दैट डजंट आई डोंट नो हाउ मच ऑफ। देखो वो तो जो मिट्टी से जुड़े हैं वो तो जा नहीं सकता कभी भी, बट बहुत कम वक्त में रहा गांव में। फिर मैं मेरी एजुकेशन सारी बाहर की है। फादर फौज में थे तो और मैं बहुत जल्दी जब 10 साल का था मिलिट्री स्कूल चला गया था। लेकिन ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ देहात के, और अपने लोग हैं, अपना है सब कुछ। तो जो अपनी मिट्टी का जो वो है रंग है, हम थोड़े दिलेर हैं, ओडेशियस हैं, बोल्ड हैं, खुल के बात करते हैं, अच्छे दोस्त बनाते हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, इंटीग्रिटी हाई है, रिस्क टेकर्स हैं, और फिज़िकली फिट हैं, पैशन है ज़िंदगी जीने का। वो सारा का सारा आई थिंक वो हरियाणा की मिट्टी से है। वो जिंदा दिली है ना। हाँ बिल्कुल, और अब तो पेशेंस भी है, वो मैंने आज देख लिया। मैं सोच रहा था अब मेरे को डांट पड़ी, अब मुझे डांट पड़ी, लेकिन थैंक यू सो मच सर। जैसे आपने बताया यू आर अ जनरेशनल फौजी। आपकी दो तीन, आप तीसरी पीढ़ी हैं शायद जो फौज में हैं। तो हाउ वाज एनडीए इन द 80s? देखो मैं तो आईएम में गया। इन माय केस आई जॉइंड आईएम में थ्रू सीडीएस एंट्री कॉलेज करके। एनडीए में ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत कमज़ोर था। आई वाज मैथमेटिकली चैलेंज्ड, और वो एक मतलब ड्रॉ डाउन था मेरी लाइफ में। बट आई वाज वेरी कमिटेड कि यूपीएससी के थ्रू जाएंगे, थोड़ा कॉलेज लाइफ भी देखेंगे। तो मैं आई वेंट टू कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में, चंडीगढ़ में जो है? नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, बट मेरा कॉलेज फिरोजपुर में था, गुरु नानक कॉलेज फिरोजपुर कैंट। मेरे फादर वहाँ पोस्टेड थे, सूबेदार मेजर थे। ओके। तो वहाँ से मैंने कॉलेज किया। 1982 में मैं अपीयर किया यूपीएससी के एग्ज़ाम में, और वो मार्कशीट मेरे पास अभी भी है। बहुत अच्छे नंबर आए मेरे यूपीएससी सीडीएस में, करंट अफेयर्स और इसमें जनरल नॉलेज और इंग्लिश में। तो आई क्लियर्ड इन माई फर्स्ट चांस एंड क्लियर्ड माई इंटरव्यू ऑल्सो इन फर्स्ट चांस। मैथमेटिक्स तो उसमें भी होता था ना सर? फर्स्ट चांस मैंने ओटीए के लिए क्लियर किया था। Okay. तो मैं गया भी था ओटीए चेन्नई, और फिर मैंने आईएमए में शिफ्ट किया। सेकंड चांस में आई डिड वर्क लिटिल बिट ऑन मैथ्स की कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो वहाँ से मुझे आइडिया है कि अगर आप फोकस्ड हो और आपको पता आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस क्या है, तो यू कैन नेविगेट। तो बहुत से बच्चे बहुत कुछ करते रहते हैं, ये रियलाइज़ नहीं करते कि वेयर डज योर स्ट्रेंथ लाई, और वीकनेस है तो उसको कैसे ओवरकम करना है। सो लाइक फॉर मी मैथ्स वाज अ वीकनेस, बट आई ओवरकेम कि जब मुझे पता लगा सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, 20 नंबर चाहिए, एंड इफ यू स्कोर वेरी हेवीली इन इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज तो आप निकल जाओगे आगे। सो यू फोकस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स। तो आई फोकस्ड ऑन माई स्ट्रेंथ। तो ऐसे करके 1982 में मैं अपीयर हुआ था। फर्स्ट चांस में मेरा 83 में क्लियर हो गया, एसएसबी भी क्लियर हो गया। 83 अक्टूबर आई ज्वाइंड ओटीए, एंड जनवरी 84 आई शिफ्टेड फ्रॉम ओटीए टू आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, एंड फाइनली पास्ड आउट फ्रॉम देयर इन ऑन 8 जून 1985। अभी हम 40वीं, पिछले साल हमने अपनी पासिंग आउट परेड की वो मनाई है एनिवर्सरी। इनफैक्ट बहुत बढ़िया वीडियो है मेरे चैनल पे, हमारी 40th ईयर ऑफ आईएम में, देखना टाइम मिले तो। बिल्कुल 40 साल बाद सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हुए वहाँ पे। So was it a surprise event या आप लोग हैं टच में अभी भी? we planned it. It took 1 year to plan that event. Okay, so आप लोग पहले से ही काफी टच में रहते हैं अभी भी? हाँ, नहीं, अब तो आसान हो गया ना व्हाट्सएप से और इन सब सोशल मीडिया से। Do you have a classic WhatsApp group? हाँ, वी हैव अ कोर्स व्हाट्सएप ग्रुप, क्लास व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ, वो सब चल ही रहा है। So like when you passed out and you joined the forces, आपने कहाँ ज्वाइन किया? What was your first posting? My first posting was in Meerut. I joined First Guards, that is the oldest infantry battalion of Indian Army. और हमारी आप कह लो खानदानी पलटन भी गार्ड्स ही है। मेरे पूरे सब मेरे फैमिली से दे आर फ्रॉम ग्रेनेडियर्स टू गार्ड्स। जब
वो फर्स्ट ग्रेनेडियर गार्ड बनी तो दे ऑल बिकेम गार्ड्समैन. सो आई ऑल्सो ज्वाइन ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, बट आई ज्वाइन द फर्स्ट बटालियन. तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग मेरठ में थी, तकरीबन 1.5-2 साल मेरठ रहे. उसके बाद हम पुंछ चले गए, वेयर वी स्पेंड 3 years on the line of control, where first time I got a feel of what army is all about, challenges क्या हैं. And that was in which years? 1987 to 1990. So that was also the years जहाँ पे कश्मीर में इंसर्जेंसी बहुत बढ़ गई थी. बहुत सही आपने टच किया उसको. मैंने ये सिचुएशन मैंने एक्चुअली बहुत हिस्ट्री बनते देखी है. ये 1989 में जब ये इंसर्जेंसी शुरू हुई, मैं वहीं पोस्टेड था. आई कुड सेंस इट. आई कुड सेंस इट एज अ यंग ऑफिसर, क्योंकि मुझे पढ़ने का थोड़ा शौक था. मैं वर्ल्ड न्यूज़ बहुत फॉलो करता था और पाकिस्तान की न्यूज़ का मुझे वहाँ से चस्का लगा कि आई मस्ट वॉच पाकिस्तान, सी क्या है, कैसे लोग हैं ये, उनकी आर्मी कैसी है. तो मुझे थोड़ा था ये गट फीलिंग कि कुछ होने वाला है, बड़ा होने वाला है. 87 से लगने लग गया था कुछ होगा. 87 इलेक्शन हुए थे 87 में. इलेक्शन हुए थे 87 में. टिपिंग पॉइंट. उसके बाद क्योंकि मैंने पंजाब से कॉलेज किया, तो मैंने पंजाब की जो आतंकवाद या उग्रवाद है या इंसर्जेंसी, उसको रूट से बनते देखा. और फिर मैं पट्टी, तरन तारन, भिक्खीविंड, हरिके, यहाँ मैं पोस्टेड रहा एज ए कंपनी कमांडर. माय फर्स्ट कमांड इन अर्ली 90s. पुंछ से सीधा वहाँ आए. जब कश्मीर में हैवी इंसर्जेंसी थी तब आप वहाँ थे, और जब पंजाब में हैवी इंसर्जेंसी थी तब आप वहाँ थे. तो इनफैक्ट पंजाब की इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई जब मैं कॉलेज में था, क्योंकि मेरा खालसा कॉलेज है, गुरु नानक कॉलेज है, तो SGPC का इन्फ्लुएंस था वहाँ पे अर्ली 80s में, 81 to 83. एंड देन 1990 आई वाज अ कंपनी कमांडर इन पंजाब एंड एक्टिवली इन्वॉल्व. और फिर वो इलेक्शन होते देखे जब बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर बने, और कैसे कमर तोड़ी फौज और पंजाब पुलिस ने और लोगों ने मिलके पंजाब की इंसर्जेंसी का टर्न अराउंड हुआ. तो ऑल दिस मैंने अपनी आंखों के आगे देखा है. और मैंने अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट बनते देखा. मैं UN में था, मैं आई वाज इन साउथ अफ्रीका. मैं वहीं था जब इलेक्शन हुए. 94 में जब इलेक्शन हुए, पहली बार अपार्थेड गया और ANC की सरकार बनी, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. आई वाज इन साउथ अफ्रीका. आई सॉ दिस थिंग हैपनिंग. तो मैंने बहुत मैंने इतिहास अपनी आंखों के आगे बनता देखा है, बिगड़ता देखा है, देश और दुनिया का. एंड आई एम अ वेरी कीन वॉचर. तो काफ़ी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है ज़िंदगी में. So, sir, let's come back to Kashmir now. You said you could sense something is about to happen. और अगर हम ध्यान दें तो जो अपना राइट विंग पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो 89 के कश्मीरी पंडित एक्सोडस पे बहुत ज़्यादा बेस करता है. हाँ, एक्सोडस बाद में हुआ, 90s में हुआ. 89-90s में जब वो कुछ महीनों में ही जो किलिंग्स हुई थी और 5 लाख जो है पंडित वहाँ से पलायन कर गए थे. Much less than that. The official account is 5 lakh. Achha, maybe. I'm not very sure. Yeah. So what could you sense and how? And why couldn't army do anything? Because it was a major event that took place. Army did what it could do best. But इतने वेपन कैसे अंदर आ गए, इसका आर्मी के पास जवाब नहीं है. 88, 89, 87, 85 हम तो इतने सालों से LC पे बैठे हैं. बट दे वर एबल टू पंप इन सो मच ऑफ वेपन्स एंड एम्युनिशन इनसाइड द वैली. दैट वाज शॉकिंग. जब इंसर्जेंसी फ्लेयर अप हुई कि आया कैसे ये सामान इतना. तो दिस ऑल केम ऑन द लैंड रूट. इट ऑल केम थ्रू द वेरियस पासेस along the line of control. But what army did was able to put it down with a heavy hand in the beginning, which was required for any insurgency. So 1990, 91, 92, 93, 94, 95 तक हमने कमर तोड़ दी थी एक्चुअली इंसर्जेंसी की आर्मी ने, विद पुलिस एंड ऑल. उसके बाद अलग अलग वेव हुई है इंसर्जेंसीज की, अलग अलग दौर आया है. उसके बाद मैंने फिर सर्व किया 2001 से 3. वो भी एक बहुत क्रूशल स्टेज था. 2002 का इलेक्शन था जब पहली बार ओमार बिकेम यंग चीफ मिनिस्टर. मैंने इलेक्शन भी हुआ. मैंने 2 इलेक्शन देखे अपनी लाइफ में क्रूशियल. एक तो पंजाब का इलेक्शन देखा जब बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर बने और इंसर्जेंसी खत्म हुई. कश्मीर का 2002 का इलेक्शन में वहीं था, साउथ कश्मीर में. वो भी मैंने अपनी आंखों के आगे देखा. सो ऑल दिस आई सॉ. वेरी इंटरेस्टिंग टाइम इन नेशंस हिस्ट्री. सो कश्मीर में भी साउथ कश्मीर काफ़ी जो है फेमस है या इनफेमस है कि साउथ कश्मीर में जो है वो टेररिज्म एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं. इज़ देयर ए स्पेसिफिक रीज़न फॉर दैट? आई डोंट नो, बिकॉज साउथ कश्मीर में बिकॉज नॉर्थ कश्मीर में प्रॉब्ली प्रेशर
ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल, सेकंड टियर, थर्ड टियर है। जब तक वो साउथ कश्मीर पहुंचते हैं, एक तो टेरेन काफ़ी डिफिकल्ट है पीर पंजाल के आसपास, फिर डोडा किश्तवाड़ दूसरी तरफ लग जाता है, यहाँ फिर लद्दाख रेंजेस लग जाती हैं, तो छुपने के लिए बहुत जगह है, स्प्रेड आउट विलेजेस हैं, एंड आर्मी की भी शायद डिप्लॉयमेंट कंपेयर टू नॉर्थ इज मच थिनर, थोड़ी स्प्रेड आउट है अपनी फोर्सेस, एंड मे बी शायद कुछ ना कुछ जमायतीज और जो इनके सपोर्टर्स हैं वो भी शायद ज़्यादा हों यहाँ पे। तो साउथ कश्मीर was the main battleground. What is the real I know there is a big spectrum of history, there is a broad history behind it, but what are one of the few reasons of Kashmiri separatism? Is it Islam, as many people lament, or is it pure Kashmiri nationalism or Kashmiri sub-nationalism that has grown? जैसे पहले तो उनका अलग झंडा होता था, अब तो 370 हट गया है. What are the reasons? What do people really think there? I don't know. There has been an alienation, and there are many reasons for this. कोई एक चीज़ नहीं है, बट क्या हुआ, जैसे ये कह लो आप 47-48 से अगर हम कश्मीर को पढ़ना शुरू करें, उससे पहले पढ़ना शुरू करें महाराजा रूल को, अलग अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ना पड़ेगा. अगर डोगरा पर्सपेक्टिव पढ़ोगे वो डिफरेंट मिलेगा, कश्मीरी पर्सपेक्टिव देखोगे अलग मिलेगा. तो बट विदाउट गोइंग मच इनटू दिस, this was a area which Pakistan exploited. लोगों में इतना वो नहीं था जितना कि Pakistan was able to exploit this. Then the 1987 infamous elections, the youth movement of JKLF and all, and youth leader जो उस टाइम पे आए, तो it was a combination of many factors. And कहीं ना कहीं I think हम लोगों ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारी इतनी निगाह नहीं थी, या हमारे इंट एजेंसीज के बारे में कोई इतना ज्ञान नहीं था, कितने वेपन्स आए और ये स्टार्ट कैसे हुआ. तो पाकिस्तान एक्सप्लॉइटेड इट, एंड दे हैड बीन डूइंग इट अर्लियर आल्सो. 65 आपको पता है, ऑफ जिब्राल्टर, 47-48 पता है उनको. वो सोचते हैं कि अपराइजिंग होने से कश्मीर अलग हो जाएगा, सो दे यूज दैट एक्सक्यूज. This was also the major reason to cause the exodus of the Hindu minority that was in Kashmir. वो एक्सोडस एक अलग चैप्टर है, वो अलग ही चैप्टर है. क्यों किया, क्या किया, आई रियली, बिकॉज इस पे बहुत कंट्रोवर्शियल है. और क्यों होने दिया एक ही रात को, एक ही दिन, ऑल एट वन गो, एंड व्हाई वी हैव नॉट बीन एबल टू सेंड देम बैक. अब तो कोई रीजन नहीं. अभी 12 साल से तो अपनी सरकार है, अब तो नहीं कह सकते भाई, उससे पहले भी रहे, अब कोई रीजन नहीं है. क्यों नहीं, so, क्या रीजन है. तो प्रॉब्लम क्या ना हमारी, हम एक एक चीज को ढूंढते हैं. राइट विंग अपना एजेंडा, दूसरे जो हमारे जरा फौजी प्रोफेशनल रहे हैं वो दूसरे तरीके से देखते हैं सिचुएशन को. लेकिन इशू ये है कि हमने कभी वहाँ जो हीलिंग टच दिया ही नहीं लोगों को. जब तक आप उसको एडवर्सरी के तौर पे देखोगे अपने देश के लोगों को, यू विल नेवर गेट द राइट आंसर. हमारा मीडिया, हमारा पॉपुलर नैरेटिव है भाई वो तो ऐसे है, ऐसा है नहीं. अच्छे बुरे लोग सब तरफ हैं. अब मुझे कश्मीर के लोगों से कोई किसी प्रकार का गिला शिकवा नहीं है. दे आर वंडरफुल पीपल, आई हैव वर्कड क्लोजली विद देम, एंड इफ यू आर गुड दे विल अगर आप एक कदम आगे लोगे वो 2 कदम आपकी तरफ चलेंगे. You even rehabilitated a militant. What was ऐसे that story? बहुत मैं तो दिल से काम किया ना. मैं हमेशा कहता हूँ, फॉर मी माई हार्ट वॉज अहेड ऑफ माई माइंड. तो जहाँ मुझे मौका मिलता था, बच्चों का था या मिलिटेंट का था, बुजुर्गों का था, आई ऑलवेज थॉट फ्रॉम माई हार्ट कि यार ठीक है, AK-47 है, मिलिटेंट आएगा उसको मारने के लिए, बट आई डोंट बी मूविंग अराउंड, मतलब गन इज नॉट माई आइडेंटिटी. माई आइडेंटिटी इज बीइंग एन इंडियन एंड दे आर इंडियंस. मैं बहुत, ये मैंने कश्मीर में भी लोगों को, ऑफिसर्स को, जवानों को कोशिश की बताने, भाई अपने लोग हैं, और ये इंसर्जेंसी का हल मेरे जैसे लोग ही निकाल सकते हैं, रूल लॉ से. और बुलेट कैन नेवर फाइंड एन आंसर, देयर इज नो आंसर, बुलेट विल नेवर फाइंड एन आंसर. This is a warrior saying it. आई एम टेलिंग यू, नो बुलेट. कब बुलेट ने आंसर, कहाँ से बुलेट आंसर? बुलेट कैन कंट्रोल इट. आफ्टर दैट हीलिंग, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, एंड जो है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन. साउथ अफ्रीका ग्रेट एग्जांपल ऑफ ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन. कितने देश, यूरोप कितने लड़ रहे थे सारे एक दूसरे के साथ, सदियों से लड़ते रहे, लेकिन आज दे आर वन यूनियन. सो मेनी कंट्रीज हैव पुराने गिले शिकवे मिटा के, एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स अ कंबाइंड फ्यूचर. तो ये देखना चाहिए कि पास्ट जो हुआ उसके साथ समझौता करो, फ्यूचर की तरफ देखो. फ्यूचर लाइज इन बीइंग टुगेदर.
डू यू थिंक इट इज़ बिकॉज वी हैव फेल्ड टू मेक पीस विद पार्टीशन? कहीं ना कहीं इनसिक्योर इंडिपेंडेंस मुझे लगता है दोनों तरफ है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान back we made ties with destiny. I think partition is no longer an issue, and if at all partition was a trauma, it was only for people who are on the borders. Pakistani, मतलब Muslims that side, Sikh Hindus this side, but rest of India did not feel any trauma of partition. So I don't think partition. I think we have gone beyond partition. We have left Pakistan way behind. We have developed as a strong, independent, secular republic. वो है bottom line. I mean, Kashmir is a cut that still bleeds. I mean, it is also a direct ठीक है, तो result उसमें of कहीं ना partition. कहीं Partition, हाँ. सारी चीजें, कुछ चीजें ग्रे जोन में है ना. कभी कभी क्या हम भी कभी गिरेबान में झांकेंगे या बोलते ही रहेंगे दूसरों को भी, ये प्रॉब्लम हमारी. हम कभी भी अपनी कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, ना ही हम कोई एक खुले मन से डिस्कोर्स करते हैं. कभी भी नहीं करते. Public प्लीज discourse प्लीज में. रीड दिस बुक द मेडोज. इस पॉडकास्ट के बाद एक किताब पढ़ लेना मेडोज. आपको काफी रियलिटी पता चल जाएगी. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई किताबें ही नहीं लिखी गई हैं कश्मीर को लेके. जो लिखी गई है वन साइडेड वर्जन लिखी गई है, वो इतनी पॉपुलर भी नहीं है. सो maybe we could have done things better. I mean, we And could have I'm not resolved talking of the- governments. I'm talking of people on the People ground. on the ground. On the ground. The bureaucrats, the police, the military. Even still, how Kashmiri students are treated It's horrifying. in all of the parts of the country, and not even Absolutely. Kashmiris, even the Northeast Indians. Everywhere. Northeast Indians, Kashmiris, Christians, Sikhs, Buddhists, caste. फिर आगे फिर कास्ट पे तो लगाते हैं, फिर हम छोड़ते नहीं भाई. ये जहर है. ये जहर है, ये छोड़ेगा नहीं यंग जनरेशन को. पहले इनसे निपटेंगे, फिर हम दलित, अपर कास्ट, ये वो. तो हमारा तो मामला बहुत ही अलग पेचीदा किस्म का है. पेचीदा हो गया, अब और ज्यादा हो गया. फॉल्ट लाइन सब ग्लेयरिंग है, अब ग्लेयरिंग नजर आ रही है. Because social media also has been used as a tool to, Yeah. Flare Social up. media has been absolutely to radicalize people, to bring out anger in people, to send the narrative. वो पुराने घाव उकेरते हैं बहुत सारे posts. हाँ, बहुत मुगलों की बातें करेंगे, गुस्सा दिला देंगे सुबह सुबह ही. ऐसा हुआ था. अब क्या, अब हुआ था या नहीं था पता नहीं, मुझे नहीं पता. अब आगे क्या करना है? सुबह काम कर ले भाई. मैं तो कहता हूँ अपना काम कर ले. सर ये क्या हो गया, इस पे कमेंट. मैंने कहा कोई कमेंट नहीं है. वर्क, व्हाई डोंट यू डू योर वर्क? तो कहीं ना कहीं हम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं हिस्ट्री के साथ वो कर. So now you are a content creator. So would you agree that it is not important कि हम हर चीज़ पे अपना ओपिनियन दें? Yeah, it's not important. Why कुछ should बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, दे चेज व्यूज़, क्योंकि कोई भी चीज़ आती है तो वो एक्सपर्ट तो होते नहीं है हर चीज़ के, कोई भी नहीं हो सकता है. हर चीज़ पे वो ओपिनियन देते हैं. इट गेट्स देम गुड व्यूज़, बट मुझे लगता है वो पिंग पोंग खेला जा रहा है राइट और लेफ्ट का. तो इसीलिए मैंने, अगर आप कल सैटरडे था, मैंने कहा ना कि यार जैसे हम अपनी साइकिल और बाइक को मेंटेन करते हैं सैटरडे संडे को, एक वीकेंड अपने माइंड का भी मेंटेनेंस करना चाहिए. और माइंड का मेंटेनेंस क्या है? देख लो आप इंस्टाग्राम फीड पे किसको फॉलो कर रहे हो, किसकी वीडियोस आप लाइक कर रहे हो, यूट्यूब किसका देख रहे हो, ट्विटर, फेसबुक. डिलीट करो लोगों को यार. गेट आउट ऑफ ऑल दिस. जैसे हम देखते हैं, हम बुक्स कौन सी पढ़ रहे हैं, हम पिक्चरें क्या देख रहे हैं. तो माइंड को, माइंड की क्लीनिंग अब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. आई थिंक माइंड सेट की, माइंडफुलनेस की वर्कशॉप होनी चाहिए. माइंड की क्लीनिंग होनी चाहिए हफ्ते 10 दिन में एक बार. ऑयलिंग अप होनी चाहिए भाई ये, बिकॉज इट इज डिस्ट्रॉइंग आवर यूथ. प्रॉब्लम मेरे को अपने देश के उससे कि करेंगे क्या अगर सभी, अब तो वैलेंटाइन डे में अलग हो जाता है, ईद आती है तो अलग हो जाता है, क्रिसमस में मैंने ऐसा कभी नहीं हाल देखा जो अब की बार किया हमने. और पूरी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है हमारी. अभी पूना में, इमेजिन 2 दिन पहले पूना में 120 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं, और कोई फूड फेस्टिवल था, उन्होंने भी अपना स्टॉल लगाया और झंडा लगाया अपने देश का. उसमें से 120 में से 100 हिंदू हैं और बुद्धिस्ट हैं. लेकिन अपने चिंटुओं ने, नफरती चिंटू जो हैं, उन्होंने तोड़फोड़ कर दी, उनका झंडा जला दिया, उनका जला दिया. और अभी इलेक्शन हुए हैं और हम, वी आर रीचिंग आउट. प्राइम मिनिस्टर रीचिंग आउट, फोन कर रहा है सबको. जयशंकर जाके आया वहाँ पे. वी आर ट्राइंग टू रीच आउट, और हमारे लोग ऐसे कर रहे हैं. तो ये जो यूथ का जो कहीं ना कहीं ये जो फ्रिंज एलिमेंट है ना, ये मेन स्ट्रीम अगर हो गया तो फिर इट इज़ नॉट गुड. सो वी हैव टू, सोसाइटी को भी हमने रिपेयर करना है, हीलिंग करनी है, मूव फॉरवर्ड करना है. और ऐसे ही रिलेशनशिप में, हम घरों में नहीं करते भाई, लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर फाइनली कोई बड़ा बुजुर्ग कहता भाई गले मिल लो, बात कर लो. पंचायती समझदार लोग करते हैं. ऐसे ही देश को भी थोड़ा सा जरूरत है कि हम थोड़ा सोशल मीडिया का, किस टाइप से लोग क्या नैरेटिव फैला रहे हैं, उससे कैसे बचें. तो यू सेड जैसे घरों में बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई हाथ मिला लो. तो वैसे देश में भी किसी बड़े बुजुर्ग को ही कहना पड़ेगा कि भाई बहुत हीलिंग की जरूरत है. एक बार जब वाजपेयी जी ने कहा था कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत,
देख लो, मेरे को ये शब्द याद है, दोबारा नहीं किसी ने कहा। अभी भी उनकी रिस्पेक्ट होती है। मैं एक साल ढाका बांग्लादेश में था और मैं वहाँ इंडिया के बारे में उनका क्या पर्सपेक्टिव में सुन रहा हूँ। दुनिया भर के लेक्चर होते थे वहाँ। और तब यही सरकार थी बीएनपी की जो वापस आई अभी, खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर। उतना इंडिया को वो करते थे। और वो हमेशा बात किसकी करते थे? आई.के. गुजराल की बात करते थे, जिसको देश में हम नाम भी आधों को पता नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर आई.के. गुजराल वाज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। हाँ, वेरी ग्रेट विद आवर नेबर्स। यस। इंदिरा गांधी की बात करते थे, मानिक शाह की बात करते थे, मुक्ति वाहिनी, हमारी यूनिट्स की, ऐसी बातें करते थे वो। हम आजकल वो बातें, हम वो पॉपुलर नैरेटिव ही नहीं। हम तो कहते हैं हमने एहसान कर दिया, अब बांग्लादेश में ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो पूरा नैरेटिव ही ये राइट विंग ने ऐसी स्पिन मार दिया कि समझ नहीं आ रहा क्या होगा। सो दिस इज द डेंजर दैट वी आर नॉट ओनली प्लेइंग पिंग पोंग, वी नीड लीडरशिप टू सी दिस ट्रेंड। लीडरशिप को देखना चाहिए भाई हम कर क्या रहे हैं। अभी इलेक्शन होंगे असम और वेस्ट बंगाल में, क्या नैरेटिव फैलाओगे? वहां सरकार आ गई अभी, दोस्ती चाहिए या दुश्मनी करनी है चारों तरफ। तो ये तो ऊपर वालों ने देखना, ये नहीं है कि वो जानते नहीं है, सब जानते हैं, वो समझते हैं, बट कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या करते हैं। Do you think party politics has taken over the or at least influenced our foreign relationship? पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, नॉट पार्टी। पार्टी तो आएंगे जाएंगी, कोई जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इलेक्शन जीतने की, इसने इट हैज कास्ट अ ब्लैक शेडो ओवर आवर एंटायर रीजन एंड नाउ इट इज स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। इवन यूरोपियन यूनियन, यूएन, वेस्ट एशिया, मुस्लिम कंट्रीज हैं, नेबरहुड में बहुत चीज़ों के लिए वी आर गेटिंग हाईलाइटेड कि इंडिया जो कितना गांधी का देश है, नेहरू का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, नानक का देश है, विवेकानंद का देश है, रामकृष्ण परमहंस का देश है। ये देश जहाँ इतना कुछ हुआ है, वो देश अब क्यों इतना कम्युनल होता जा रहा है, इतना इनटॉलरेंट क्यों होगी हमारी सोसाइटी? वो नोटिस कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं। लोग ना पढ़े वो अलग बात है, मैं तो पढ़ता हूँ ना, और मुझे दुख होता है क्योंकि हम तो अलग किस्म के भारत में पले बड़े और अपना कैरियर बनाया, अपना देखा हमने, और इतना इतिहास बनते हुए देखा। सो या दीज आर नॉट गुड टाइम्स। समबडी हैज टू पुट अ काइंड ऑफ यू नो एट लीस्ट अ कॉशन। यू कांट स्टॉप इट, बट ए कॉशन तो लगा ही सकते हैं। मैं तो क्लास में ट्राई करता हूँ सर पढ़ाने का ये सब कि यू नो सेक्युलरिज्म इज आवर वैल्यू और पीस एंड लिविंग, यू नो कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है, नया तो कुछ है ही नहीं, साइंटिफिक टेम्पर। सो यू एडमायर पंडित नेहरू काफ़ी। बहुत पंडित नेहरू, गांधी, बहुत इन्फ्लुएंस किया उन्होंने मेरी लाइफ को। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, वन ऑफ माई हीरोज, लाला लाजपत राय। बिकॉज मैंने पढ़ा ना यार, जब लोग गिल्ली डंडा खेल रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे, मैं किताबें पढ़ता था। मैंने अपने स्कूल टाइम पे 1000 किताबें पढ़ी। मैंने पूरा फ्रीडम स्ट्रगल डिटेल में पढ़ा है। मैं एथिस्ट हूं, जब मैंने भगत सिंह को पढ़ा, वाई आई एम एन एथिस्ट। तो ऐसे थोड़ी हम बोलते हैं यार। अब मैं बोलता हूँ करेज के साथ, बिकॉज मैंने पढ़ा हुआ है और मुझे मेरे पे डीप इन्फ्लुएंस है उस चीज़ का। फिर मैंने मंटो को पढ़ा, मैंने खुशवंत सिंह को पढ़ा, मैंने ट्रॉमा पढ़ा पार्टीशन का। हमारे गांव में फिर मैंने जाके पता करने की कोशिश की, यार हमारे गांव में पता लगा हमारे गांव में भी मुस्लिम्स थे। मेरे दादा का बड़ा रोल था उनको रिहेबिलिटेट करने में, कुछ लोगों को रिकन्वर्ट करने में, कुछ लोगों को सेफली भेजने में। माई ग्रैंडफादर वॉज अ वेरी रिनाउंड पर्सन। तो धीरे धीरे मुझे जैसे बढ़ता गया, मैंने कहा हाँ यार हमारी सोसाइटी में भी ठीक ठाक था पहले। हाँ, वो एक हरियाणा का पोस्ट प्री 47 एक हिस्ट्री है बहुत हमारे, उसको आज कोई नहीं जानता। मैंने बताया ना, आप पूछ रहे थे भाई कौन सा गांव है सोनीपत में, मैंने बताया शहजादपुर है। अब शहजादपुर युवराजपुर तो नहीं है, शहजादपुर ही है। अरे आसपास जो बास मेरा गांव है, हमारे जो बास के 4 पान्ने हैं उनका नाम है बादशाहपुर, ठीक है, और अकबरपुर, बादशाहपुर, खुर्द, सारे मुस्लिम नेम है। तो अब क्या उसका को नाम कुछ और कर दे? नो, हमारे गांव वालों ने कहा ना भैया हमारा यही हमारा। मेरे गांव के बिल्कुल सेंटर में मुझे बहुत साल के बाद पता लगा, क्योंकि मेरी मदर ग्रैंड मदर को शायद वो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं था, मस्जिद बोलती थी। मुझे बहुत साल पता लगा वो मस्जिद थी। और मेरे गांव की जो न्योंदा निधार है और जो सरपंच की जो क्या बोलते हैं उसको, चूल्हा नौंदी, जो हम टैक्स कलेक्ट करके जो देते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं, चुंगी नहीं, सरपंच के जो टोल कलेक्ट करते हैं गांव से, या जो बताता हूँ थोड़ी देर में, कैसे भूल गया, देसी वर्ड है बिल्कुल, वो मुसलमानों के पास था।
अच्छा। और मस्जिद थी गांव के सेंटर में, और आपस में ब्याह शादी में आना जाना था। और ऐसे बहुत गांव हैं, ईगरा, जींद, बास, मुढाड़, पुट्ठी, ये सारे, हांसी, हिसार, ये पढ़ना चाहिए ना पुराना, कोई ना, somebody should मेरे write जो on this। दादाजी बताते हैं सर कि 2000 तक भी जो फैमिलीज गांव से गई थी वो आए थे हमारे घर, रोटी खाई, उन्होंने इलाज करवाने आए थे, तो 2000 में दिल्ली में। हाँ, फिर बीच में हमारे यहाँ नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो नैरेटिव ही पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है। बट बहुत से यूट्यूबर्स ने पाकिस्तान में उन लोगों को इंटरव्यू किया जो हरियाणा से निकल के गए, हाँ, हरियाणा से बहुत लोग हैं, रोहतक बहुत कॉलोनी, गए। झज्जर और कॉलोनी। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम ढाका में थे एक साल बांग्लादेश में, तो जहाँ मैं रहता था, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल था, हमारे घर के साथ वाले में ही एक पाकिस्तान के ब्रिगेडियर भी कोर्स कर रहे थे वहीं पे। देवर 3-4 पाकिस्तानी ऑफिसर्स वेयर आई वाज देयर स्टेइंग टुगेदर। तो वो एक दिन जब हमने पहली बार, वो मेरी वाइफ से हम लोगों से मिले, तो उसने देखा मैं तो भाई आर्मी ऑफिसर है, तो मेरी वाइफ से बात किया, तो कहता मैडम आप रोहतकी हो? हमने वर्ड कभी नहीं सुना था। हम कहते हैं रोहतक के हैं, फलाने के हैं, रोहतकी वर्ड हमारे यहाँ पता नहीं, मैंने नहीं सुना था। कहती आपको क्या पता? कहती आपकी, वो कहता है ब्रिगेडियर, कहता आपकी भाषा रोहतक की है। कहता हमारे यहाँ, उसने बताया कहाँ का एरिया, कहता वहाँ रोहतक के बहुत लोग, कहता आपकी भाषा यो की यो है। सर वो रोहतक की आपने बताया, बल्कि एक कहावत भी है, मेरे दादाजी बताते हैं कि 100 कोत की एक रोहतक की, मतलब जैसे सोनीपत तो पहले रोहतक में ही था, झज्जर में। बट बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, एंड बांग्लादेश हैज बीन इन टर्मोइल सिंस द डिबैकल ऑफ शेख हसीनाज गवर्नमेंट। बिल्कुल। तो उस पर आपका क्या कहना है? बिकॉज बांग्लादेश यूज्ड टू बी ए फ्रेंडली कंट्री, यू नो। बेस्ट रिलेशंस अगर भारत ने अपने नेबरहुड में बनाए हैं पिछले 2 डिकेड में, तो बांग्लादेश के साथ रहे। अमेजिंग ट्रेड, अमेजिंग ट्रेड, बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड है हमारी और बांग्लादेश के आपस में, एंड ग्रेट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, एक्सीलेंट मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट। बल्कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ हमारी पासिंग आउट परेड को रिव्यू करने आते हैं एज चीफ गेस्ट, हमारे चीफ उनकी पासिंग आउट परेड में जाते हैं। मैंने खुद बांग्लादेश के आर्मी चीफ को 2016 में IMA लेके गया, और उनका आई वॉज इज एलो, तो हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। प्लस मैं खुद वहाँ कोर्स करने, उनके भी ऑफिसर्स जवान आते हैं, एक्सीलेंट रिलेशनशिप्स। बट वो जो शेख हसीना वाला हुआ इंसिडेंट, एंड देन शी फ्लू इनटू इंडिया, और फिर कैसे वहाँ पे हालात बदलते गए और एंटी इंडिया बहुत सेंटीमेंट हो गया वहाँ। बट एनीवे, वी हैव टू ओपन ए न्यू चैप्टर। BNP इज़ बैक इन पावर, एंड BNP को ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, ये राइवल रही है अवामी लीग की। और जो ये तारिक रहमान अभी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, उनके फादर ऐसे मेजर ऑफ बांग्लादेश आर्मी, एस पाकिस्तान आर्मी, उन्होंने मार्च 1971 में चिटागोंग के ऑल इंडिया नहीं, पाकिस्तान रेडियो को कैप्चर करके अनाउंस कर दिया था, शेर था वो, कि बांग्लादेश बनेगा, हम आज़ाद हो रहे हैं। एज अ सर्विंग ऑफिसर, ये इनके फादर तारिक रहमान के और खालिदा जिया के हस्बैंड बाद में मेजर जनरल बने। तो दे ऑल्सो हैव अ पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ये नहीं कि सिर्फ मुजीबर रहमान और शेख हसीना की फैमिली का ही रोल रहा है। सो दे आर बैक इन पावर, दे आर, आई शुड से, राइट सेंटर पार्टी है। पहले जमात के साथ काम करते थे, अभी जमात अपोजिशन में है। जो हमें फियर था कि जमात इस्लामी आ जाएगी तो पता नहीं, कुछ नहीं होने वाला। जमात के साथ भी हम बात कर रहे हैं, तो अब बड़ा क्लियर है, वी हैव टू अमेंड। ये जो हमने क्रिकेटर पे किया, ये कोई अच्छी हरकत है? मतलब आप बताओ, इतना बड़ा देश, बांग्लादेश के क्रिकेटर को वो KKR ने खरीद क्या लिया, हमने उनको टूर्नामेंट से ऐसी सिचुएशन आ गई, उनकी देश की ईगो पे ऊपर आ गया। somebody has to pay for this stupidity that we do. How can we build enemies with our neighborhood? पाकिस्तान तो टेस्ट केस है, व्हाट अबाउट बांग्लादेश? वहां तो नाउ इज द टाइम, जो हो गया सो हो गया। वी मस्ट वर्क विद दिस गवर्नमेंट, एंड द BJP गवर्नमेंट इज रियलाइजिंग दिस। जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट भी नहीं आए थे, ट्वीट कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने कंग्रेचुलेट करके, फिर फोन पे बात की। हमारे, वी आर टोटली नाउ अलाइंड विद द न्यू गवर्नमेंट। करना पड़ेगा भाई, मैं तो 6 महीने से कह रहा हूं। तब मैं कह रहा था तो लोग ट्रोल कर रहे थे, ये नहीं पता ये बंदा जो है तुम्हें बताएगा, आगे की बात सही बताएगा। बिकॉज मैं देखा है, देशों के साथ रिश्ते ऐसे बिगाड़ते नहीं है, चिंटुओं को हाथ में मत दे दो यूट्यूबर्स के। पहले मालदीव्स का बेड़ा गर्क कर दिया हमने, हैं? अब बांग्लादेश के साथ कई तो ऐसे, आर्मी को चढ़ा दो, कैप्चर कर लो दोबारा। बेवकूफ, तुम घुस नहीं सकते किसी देश में ऐसे अंदर। एंड उनके, अगर हम माइनॉरिटीज की बात करें, पहले हमें अपने माइनॉरिटीज का देखना चाहिए, हम कैसे अपनी माइनॉरिटीज को ट्रीट कर रहे हैं।
सो इन देशों में बहुत बड़ा इशू है ये, आंख नहीं मीच सकते इस रियलिटी से। एनीवे, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, नाउ वी हैव अ गवर्नमेंट, इट हैज अ मैंडेट, 2/3 मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी, अब कहीं नहीं जा रही है। सो वी हैव टू वर्क विद देम। इफ यू कैन वर्क विद तालिबान, व्हाई नॉट विद तारिक रहमान? जब तालिबान के साथ काम किया तो जमात इस्लामी क्या चीज़ है? एक्चुअली जमात के साथ, मुस्लिम कंट्रीज के साथ काम कर रहे हैं तो क्या, अगर जमात आ जाती तो काम नहीं करते हम। बट बांग्लादेश के लोग सेकुलर हैं, बांग्लादेश के लोग जो है उनकी सोच अलग है, रेडिकल नहीं तो हार नहीं जाती है। ये तो 17 साल बाद आया, माँ इसकी मर गई है, बट ओवरवेलमिंगली people have voted for this party, women have voted for this party. So जमात की है बेस्ट ओपनिंग है, 77 सीट, तो बट दे आर nowhere compare। तो क्या है अभी, we have to repair, we have to get back to our trade, people to people contact and open new vistas for our cooperation. China is there, China is there, a major player in Bangladesh। हर जगह चाइना को माने देंगे। पाकिस्तान इज वांटिंग कि भारत और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे ना हो, and they will also make inroads, they are already doing it। नेपाल में they have done it। so अगर नेशनल इंटरेस्ट का सोचना है तो वी हैव टू, जो भी सरकार है, चाइना की पॉलिसी क्या है, जो मर्जी सरकार हो, दे विल डू बिजनेस। हम बड़े उसमें आ जाते हैं जी, यहाँ राइट विंग है, फलाना है, ये पीठ में छुरा घोप वो दिया, ये कर दिया, ये सब बकवासबाजी है। ठीक है, 71 पे मेरी कई पॉडकास्ट हैं, मैं बहुत क्लियर हूँ उसके लिए। एंड वी हैव टू बिल्ड रिलेशंस विद बांग्लादेश। इट्स अ सेकुलर रिपब्लिक एंड लेट इट रिमेन सेकुलर। इस्लामिक स्टेट नहीं होने वाला, कोई आईएसआई, कोई जिहादी नहीं होगा। कोऑपरेट करेंगे तो वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, और हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। बल्कि मुझे तो लगता है वो हमसे देख के सीखते हैं, जितना सेकुलर हम होंगे उतने ज्यादा वो एग्जैक्टली बांग्लादेशी एटलीस्ट। अरे पाकिस्तानी भी कहते हैं यार तुम तो हमारे जैसे हो गए। जो बांग्लादेश के, पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं यार भारत से तो बड़ी उम्मीद थी, ये तो गांधी का देश है भाई, नेहरू का देश है, ये भी अगर हमारी तरह ऐसे हो गए तो फिर क्या फर्क रहा हमें और उनमें। सो वी आर अ रोल मॉडल कंट्री फॉर द ग्लोबल साउथ, फॉर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। हमारा बड़ा इतिहास है हमारे पीछे। सो वी कांट बी अ चिंटू कंट्री, चिंटू कंट्री, नफरती कंट्री नहीं बन सकते। तो ये मेरा जोर भी है युवाओं को समझाने का। बिल्कुल बिल्कुल। और सर लद्दाख में आपने बहुत काम किया है, एंड लद्दाख की बात आती है तो सोनम वांगचुक के साथ आपने बहुत काम किया। यू वर्कड विद हिम वेरी क्लोजली, और एटलीस्ट सीन हिज वर्क, द काइंड ऑफ वर्क ही डज टू अपलिफ्ट द सोसाइटी इन लद्दाख। सो पहले तो कुछ उस पोस्टिंग के बारे में, और उसके बाद जो फिर अभी हुआ लद्दाख में, उसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। सो लद्दाख मेरे दिल के बहुत करीब है, और मुझे लगता है पिछले जन्म में या तो मैं लद्दाखी था, या मतलब कुछ तो है कनेक्ट। आई एम डीपली कनेक्टेड विद पीपल ऑफ लद्दाख, एंड दिस नॉट ओनली विद बुद्धिस्ट बट ऑल्सो कारगिल और दराज के जो शिया मुस्लिम्स हैं, उन वो भी मुझे दिल से उतने प्यारे लगते हैं। और मेरे बहुत कनेक्ट है, क्योंकि मैंने 2 टेन्योर किए लद्दाख में, और जो लास्ट मेरा टेन्योर था बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज आई वॉज जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। तो मेरा लोगों के साथ कनेक्ट बना वहाँ पे। तो सोनम वांगचुक का मैंने काम देखा है, ही इज अहेड ऑफ हिज टाइम्स। हाउ मेनी पीपल हैव वॉन रैमन मैगसेसे अवार्ड, विच इज लाइक अ नोबेल प्राइज इन एशिया। ही इज अ साइंटिस्ट, ही इज अ इनोवेटर। इतनी पैशनेट जिंदगी है इस बंदे की। ही इज फ्रॉम NIT श्रीनगर। उस जमाने में अगर ये जॉब, गवर्नमेंट जॉब करता, इंजीनियर बनता, तो ही वुड हैव रिटायर्ड एज ए चीफ इंजीनियर और समथिंग, बट ही वांटेड टू कम बैक टू लद्दाख एंड चेंज। तब तक आप सोचो, जब इसने काम करना शुरू किया, सेकमॉल जो इसका स्कूल है, पहला स्कूल, क्या था एजुकेशन लेवल वहाँ। इसने टेक्स्ट बुक्स पे काम किया, इसने एजुकेशन पे काम किया, साइंटिफिक टेम्पर पे काम किया। और कमाल की बात क्या कि उसने जो लद्दाख का, क्योंकि वहाँ एक्सट्रीम विंटर पड़ती है, इसके मैं यूनिवर्सिटी में गया, इसके स्कूल में गया, बाहर टेम्परेचर है -18 -20, इसके कमरे के अंदर टेम्परेचर 18 डिग्री है। कोई बुखारी नहीं, कोई हीटर नहीं, ना कोयला जल रहा है, ना एक जनरेटर चल रहा है। आई विश वी यूज हिज माइंड टू क्रिएट बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन लद्दाख। ही इज रियली अहेड ऑफ हिज टाइम। जो उसने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, इज द फर्स्ट सच यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड विच इज अंडरस्टैंडिंग द हिमालयाज। एंड आई एम CEO ऑफ सेव द हिमालयाज, तो मैं बहुत कनेक्टेड हूँ हिमालयाज के साथ। तो सोनम वांगचुक इज हेड ऑफ टाइम्स, एंड वो आप गलती कह लो क्या हो गए, ही बिकेम एन एक्टिविस्ट, एंड ही वॉज
ही वॉज कंटिन्यूसली आस्किंग कि भी 6 शेड्यूल तो आपने प्रॉमिस किया, आप क्यों नहीं दे रहे हमें 6 शेड्यूल। तो आई डोंट थिंक इज इंस्टिगेटेड एनीवन। आई एम श्योर गवर्नमेंट विल रिलीज हिम वेरी सून, शुड बी रिलीज्ड। ही इज एन अमेजिंग पर्सन। Even the local Ladakhis who got violent, they didn't even touch the national flag. हाँ, No, no. एक They are very particular patriotic. पार्टी का झंडा उन्होंने फेंक दिया था। अरे But national, हम पहली बात तो यार इस देश में हम लोगों से सर्टिफिकेट मांगते हैं पेट्रियोटिज्म का। एक हम चीज होते बता कौन दूं, है मांगने हम मांगने वाले होते कौन होते कौन है? पहले तो होते ये कौन बात है। और दूसरे ये हम लोग जो प्लेन में रहते हैं, सरहद पे जो लोग रहते हैं, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख नॉर्थ हो ईस्ट या का कोई भी सिख हो, दे आर गुड पीपल यार। एवरीवन नोज ये मेरा देश है, मेरी जमीन है ये। हमसे ज्यादा गुड है मेरे ख्याल हमसे से, मुझे ज्यादा तो गुड लगता है। हम तो सेफ हैं यहाँ पे। तो एग्जैक्टली तो लद्दाखीज आर वेरी ब्रेव एंड पेट्रियोटिक पीपल। अगर आप उनको क्वेश्चन करोगे तो फिर आप ये गलत कर रहे हो। सो एंटायर जिस तरीके से ये बनाया गया स्टोरी, ही इज नॉट अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट एट ऑल। एंड आई थिंक पीपल हु हैव चार्ज्ड हिम इन दिस समडे मस्ट बी आंसरेबल। आई थिंक इवन दे नो कहीं ना कहीं, दे नो इट कि हमने दे थॉट दे विल टीच अ लेसन एंड ऑल। बल्कि जेल में भी उन्होंने कुछ और ही काम शुरू कर वो दिया। करेगा He's working काम। now for the benefits of the inmates. यार he is a scientist, he's an environmental scientist, he's a innovator। उसका माइंड ही ऐसी चीजों पे काम करता है। उसने कमाल की बात है, he started making this ice stupas। कोई हिस्टोरिकल नॉलेज नहीं है, इसने शुरू किया। क्योंकि लद्दाख में क्या होता है, पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कैन यू बिलीव देयर इज नो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। तो कहता है कि जब बहुत बर्फ पड़ती है, इसलिए आइस के स्तूपास बना दिए कि बर्फ को स्टोर करेंगे। गर्मियों में ये पानी फिर झरनों में चलेगा, खेतों में चलेगा, प्योर पीने का पानी होगा, क्योंकि सर्दियों की बर्फ को हमने बचा के रखा है। I have gone and seen this ice stupas। He even helped the Indian army, in making establishments for them रहने के लिए। एब्सोल्यूट। अगर उसके हिसाब से करो तो वी विल कट आवर कॉस्ट बाय 1/10। और जो हम डीजल फूक रहे हैं और बिजली जला रहे हैं, ऑल दिस इकोसिस्टम को खराब कर रहे हैं, बैलेंस को नष्ट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो उसकी Ladakh मदद is a लेनी fragile चाहिए। ecosystem। वेरी फ्रेजाइल, वेरी फ्रेजाइल इकोसिस्टम। Fragile yet so beautiful। वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी गुड पीपल। एंड तो उसको बचाने के लिए वी शुड लिसन टू आवर साइंटिस्ट्स। एब्सोल्युटली। एंड ही इज अ कम्युनिटी लीडर। एंड वो जेल में है। बैड। कब निकलेंगे बाहर वो, क्या लगता है? पता नहीं, जिस दिन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि। बट लोगों में देखो अभी भी है इस चीज का बहुत दुख है। और ये दुख जो है आप फूल बांटने से और रैली करने से नहीं दूर होगा। बिकॉज वो तभी होगा जब ये लोग, और आप देखो सोनम वांगचुक के केस में कारगिल और लेह के लोग एकजुट हो रखे हैं, जो कभी नहीं थे। इनके मुद्दे अलग हैं। जब यूटी बना लद्दाख, बुद्धिस्ट लेग वाले लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, कारगिल वाले म्यूटेड थे, दे वर नॉट हैप्पी। बट इन दिस केस, बिकॉज नाउ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज फ्रॉम कारगिल, उससे पहले लद्दाखी थे। वो 1 सीट है, 2 सीट क्यों नहीं दे सकते हम? ये कोई ज्यादा बड़ी बात है? बिकॉज इतना दूर दराज है, पॉपुलेशन कम है, बट इट्स वास्ट एरिया। अब कारगिल में कोई बैठा है, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेक है जहां एयरपोर्ट है, उसने आना है, तो आप सोचो कितना आसान है। क्या हम तो यहाँ, आप तो सोनीपत से कार पकड़ के चंडीगढ़ पहुंच जाओगे, एमएलए से मिलने, एमपी से मिलने, दिल्ली आ जाओगे, वो कैसे जाएगा? सो बहुत सिंपल डिमांड है, ये लो हैंगिंग फ्रूट है जो हम दे सकते हैं लोगों को। और मैंने ये भी ट्रेंड नोटिस किया है कि हमारे बॉर्डर एरियाज बहुत फ्रेजाइल हैं, उन लोगों का हमें और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा। चाहे वो लद्दाख है या वो मणिपुर है, पंजाब है, लद्दाख है, मणिपुर है, मेघालय है, अरुणाचल है, और या कोस्टल एरियाज हैं। वी मस्ट टेक स्पेशल केयर ऑफ आवर पीपल, जो क्योंकि वो वहाँ इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है। आर्मी तो काफ़ी करती है, बट द सेंटर एंड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो शुड लुक एट दिस। सर, यू टॉक अ लॉट अबाउट सोशल हार्मनी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। मैं एक बार प्रोफेसर दीपक बाली से भी बात कर रहा था, ही इज़ अ रिनाउंड साइनोलॉजिस्ट, और वही बोल रहे थे कि चाइना को अगर हमें सरपास करना है तो वी हैव टू बी इनवर्ड लुकिंग एंड वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो मेरी बहुत वायरल हुई। मैंने कहा भारत को 2 ही चीज़ रोक सकती हैं विकसित बनने में, पोल्यूशन एंड सोशल हार्मनी। 2047 के लिए आप बोल रहे थे? हाँ, पोल्यूशन ऑफ एयर, पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड पोल्यूशन ऑफ आवर माइंड्स, एंड सेकंड इज सोशल हार्मनी। ये जो नैरेटिव लोग वोट के लिए कर रहे हैं ना, इनको पता नहीं है वो कितनी कीलें ठोकते जा रहे हैं हमारी छाती के ऊपर कि अब तो जीत जाओगे 5 साल, 10 साल, 20 साल। लेकिन अगर देश बट गया ऐसे कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, तो हम कभी भी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकते। जहाँ जहाँ ये डेवलप्ड कंट्रीज हुए हैं,
आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री का उठा के देखो, इवन कंट्री जो हमारे साथ इंडिपेंडेंट हुई है, दे हैव वन पॉइंट एजेंडा, सोसाइटी को स्टिच करके रखना है। जो ताना बाना है सोशल हार्मनी का, इसलिए मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है ये, कि हम क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम तो ग्रो अप इसी एनवायरनमेंट में हुए, और सबका बराबर कंट्रीब्यूशन है भाई इस देश के लिए, सबका बराबर कंट्रीब्यूशन है बिल्कुल इस देश को यहां तक पहुंचाने में, और आगे भी। ये नहीं हो सकता कि हम 15% को पीछे छोड़ के बाकी निकल जाएंगे आगे, नहीं हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सो आवर लीडर्स, आवर थॉट लीडर्स, पीपल लाइक मी, मिलिट्री लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पीपल हु सी इंडिया, यंग पीपल शुड ट्राई एंड दिस। मैं तो हमेशा कहता हूं एम्ब्रेस डाइवर्सिटी। सो सर, वुड यू अग्री कि जो हिंदू मुस्लिम राइवलरी है, क्योंकि है यही है, हिंदू मुस्लिम राइवलरी है, इज इट जस्ट पॉलिटिक्स या ग्राउंड लेवल पे है? राइवलरी नहीं है, देयर इज नो राइवलरी, व्हाई शुड देयर बी राइवलरी? यार आप अपना काम कर रहे हो, वो अपना काम कर रहा है, तो ये ऐसा क्यों नैरेटिव बनाया जाता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, खतरे में कोई कम्युनिटी कहती है नहीं, हम खतरे में, वो जान हम करके, खतरे ये में। पहली बार है कि मतलब 80% लोग डर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों डरा रहे हो तुमको? और कौन डरा रहा है? वो भी डरे हुए हैं। जबकि प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा, प्रेसिडेंट तुम्हारा, वाइस प्रेसिडेंट तुम्हारा, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष तुम्हारे, इंट तुम्हारा, एनएसए तुम्हारा, सारे गवर्नर तुम्हारे, फिर किस बात का डर है यार? सारी इंटेलिजेंसी, मतलब ये अननेसेसरली ये दिमाग में डाला जा रहा है, और राइट विंग को उसको उकसाया जाता है, यंग लोगों को इसके नाम पे। नो, आई थिंक दिस, कोई किसी देश को कोई खतरा नहीं। देश को खतरा गरीबी से है, भूखमरी से है, बेरोजगारी से है, गंदे पानी से है, गंदी नदियों से खतरा है। बाकी कोई खतरा ना चाइना से, ना पाकिस्तान से, कोई खतरा नहीं है। वी विल हैंडल। अब ना कोई आ रहा तुम्हारे को कैप्चर करने, प्लीज। क्या है फालतू की बातें, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। मान लो 20 साल काम करो अंदर, इनवर्ड लुकिंग जो बात कही, वी हैव टू बी इनवर्ड, वी हैव टू रिपेयर आवर सोसाइटी, वी हैव टू सोशल हार्मनी। गांव से, गांव के जोड़ जाके देख लो क्या हाल है। गांव में अभी भी हुक्का नहीं पीते यार एक दूसरे के पास बैठ के, अपने SC ST घोड़ी पे बारात नहीं निकाल सकते। कितना अभी भी है भाई, बहुत डिफरेंस है गांव में, और एविडेंट है। एक चीज तो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, हाँ। और दूसरी है कास्ट प्राइड। हाँ। आई थिंक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लोग बोलते हैं कि कम हो गया, बट कास्ट प्राइड बहुत बढ़ गया है। अब वो अपर कास्ट है, मिडिल कास्ट है, वो अपनी गाड़ी पे लिखने लग गया। हाँ, गाड़ी टी शर्ट पे भी लिखता है। उसका आगे बच्चा पैदा होते नाम खुदवा दे उसके उस पे माथे पे। और एक और बहुत बात होती है सर सोशल मीडिया डिस्कोर्स पे कि डीएनए, सुपीरियर डीएनए, चाहे उसमें जिंदगी में कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ी हो। कोई सुपीरियर नहीं है। ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, ये सारा जो है हमारा एक ही डीएनए, हम एक ही लोग, और बहुत इंटरमिंगलिंग हुई है ब्लड की, और हजारों साल होती रही है। कोई ये नहीं कि फिर इससे कैसे लड़ा जाए? अपने एरिया में बहुत ज्यादा है ये। क्या करें जब तक कि, क्योंकि सोशल रिफॉर्मर तो है ही नहीं। या तो बाबे हैं अंधविश्वास फैलाने वाले पाखंडी, या पॉलिटिकल लीडर है, बीच में युवा फंसा हुआ है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या तो यहाँ की बात करता है, सोशल रिफॉर्मर कहाँ है कोई? क्या कोई सर छोटू राम है हमारे पास? क्या कोई मास्टर चंदगी राम है? रागणियों से ही हमें सिखा देगा कुछ? कहाँ है? कोई है ही नहीं, कोई नजर ही नहीं आ रहा। सब बटे हुए हैं, वोट बटी हुई हैं, पाने बटे हुए हैं, गांव बटे हुए हैं, और आगे आने वाले दिनों में और मुश्किल होती जा रही है। इंटरकास्ट मैरिज मुश्किल हो गई है। हमारे टाइम तो फिर भी ठीक था, बाज बूझ के ब्याह करा लेते थे लोग। मेरे को लग रहा है अब थोड़ा बेटर हुआ है, आपके टाइम पे मुश्किल था। मतलब वही है, कई जगह बेटर हो गया, पढ़े लिखे लोगों में शहर में माइंड नहीं करते, बट है इश्यूज, बहुत इश्यूज हैं सोसाइटी को रिफाइन करने के। तंबाकू का सेवन इतना बढ़ गया, दारू कहाँ हमारे यहाँ शादियों में दारू, नॉन वेज। वी आर एग्रीगेरियन सोसाइटी। हुक्का वाज आल्सो नॉट लुक्ड अपॉन, अच्छा नहीं मानते थे हुक्का पीना। अब तो सभी, जिसको देखो मैं हाथ मिलाता हूँ ना, मैं पहले देखा हाथ दिखाओ, सबके यहाँ पे वो पीले पड़े हुए हाथ, हुक्का पी पी के। मेरे नहीं है, हुक्का है घर में, खानदानी रखा हुआ है, बट वो रखा हुआ है। हाँ ठीक है। मैं कई बार दादाजी को इंस्टिगेट करता हूँ कि देख लो थोड़ा चिलम भर लें। अच्छा, और बहुत काम अच्छे करने के लिए वही बोलते हैं। तो जैसे आपने नॉनवेज का जिक्र किया, कि नॉनवेज खाना ही बुरा है? बुरा नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि, बट इट्स नॉट आवर कल्चर, इट हैज नॉट बीन आवर कल्चर एंड दिस, बिकॉज़ हम दूध दही जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, बेसिकली वेजिटेरियन। मैं हरियाणा की बात, हरियाणा तो इट इज नॉट प्रिवलेंट इन पंजाब, हिमाचल अलग है, J&K अलग है, तो 80% इंडिया नॉन वेज है। हाँ,
80% इंडिया नॉन वेज है। you've raised a very important point here. जब हम environment की बात कर रहे थे, तो क्योंकि food has now turned into a nutritional input rather than a traditional thing. हाँ, तो हम बस वो देखते हैं कि उसमें प्रोटीन कितना है, हम ये नहीं देखते कि हमने 500,000 सालों से खाया क्या है जो हमारे लिए काम करता है, जो हमारी जमीन पे उगता है। इट ऑल्सो हैज बिग क्लाइमेट कॉन्सिक्वेंसेज। 2,000 किलोमीटर से अगर खाना उग के और ट्रैवल हो गया, तो हम दूध और दही वाले, मैं 1 साल अफ्रीका में रहा, वो दूध पीते ही नहीं, पिया ही नहीं उन्होंने दूध, सब माँ के दूध के बाद। तो हर एक का एनवायरनमेंट पे, उनकी पिछले इतिहास पे, वो जमीन पे डिपेंड करता है। तो जजमेंटल नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में, करना है कर लो, नहीं तो मत करो, बट अवॉइड लिकर, अवॉइड टबैको। ये तो सोशल वो है ना, गैम्बलिंग, उसी तरह ये तो जहर है। अब सारे तो आपके प्लेयर शाम को कहते हैं मेक इट लार्ज, तो तुम आंख पाड़ के क्रिकेट देखते हो, सारे सरोगेट ऐड वो ऐसे करके दिखाता है मेक इट लार्ज। भाई क्यों लार्ज, क्यों? तू पीता है लार्ज? नहीं पीता ना। बीच में ये ऑनलाइन गेमिंग में थे सारे क्रिकेट प्लेयर, काम बंद करके टीम बना ले, टीम क्यों बना ले भाई? टीम किसी ने नहीं क्रिटिसाइज किया। आई वाज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड टारगेटिंग दीस गाइस। यार क्यों? मैंने कहा तुम्हारे रोल मॉडल बिल्कुल नहीं है ये क्रिकेट प्लेयर, फिल्म स्टार। सारे फिल्म स्टार ये पान परा खा लो, ये तंबाकू ले लो, और हमारे युवा देख रहा मुंह पाड़ के। क्यों भाई? वो गरीब भी गुटखा खा रहा है, अमीर और चीज खा रहा है। सोशल मीडिया, हमारे इन्फ्लुएंसर्स कैसे हमारी चॉइसेस को इम्पैक्ट करते हैं, वहां पे हमारा रोल है सोशल रिफॉर्मर कह लो, या सोसाइटी के व्हाट यू सेड PSR, हाँ, पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पे आता है। वहां आता है, इसलिए बोलना चाहिए। PSR के बारे में तो एक इसमें थोड़ा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन ये है सर कि डू यू थिंक ये लोग बोलते नहीं हैं, या यू नो फॉर सम पीपल दिस इज द रियलिटी और दे हैव बिगर कॉन्सिक्वेंसेस देन अस? ये भी तो हो सकता है, या और दे कैन जस्ट चूज टू से नो। आई थिंक बहुत से लोग ना अपने स्टेटस कोस में कंफर्टेबल हो जाते हैं। देयर स्टेटस कोस थे, मेरे को इतना मिल गया, और सेल्फिश है। बेसिकली हमारी सोसाइटी बहुत सेल्फिश है। हम बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर सकते। हम जो है, कई बार बड़ा अफसोस होता है मुझे कि हम गलियां नहीं साफ करते। गांव की गली साफ मिलेगी क्योंकि हम वो 10 घर है नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करते। हमारे जोड़ क्यों गंदे हैं? सरकार करेगी साफ या हम करेंगे? नहीं करेंगे। तो भाई गेरो पानी, उसमें सारा प्लास्टिक उड़ रहा है। ऐसे ही हमारे शहरों का हाल है। बट वाई फॉरेनर्स आर, उनके घर में गंदगी हो सकती है, बाहर नहीं मिलेगी। क्यों? बिकॉज दे वर्क टुगेदर एज अ सोसाइटी। ये हमारी मैसिव फेलिंग है। ये कास्ट सिस्टम से है, पता नहीं, इसका मेरे को पता नहीं, आई कांट पुट माई फिंगर, बट वी आर नॉट ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। हमारे एम्पैथी नाम की भी नहीं है। हम काम के हिसाब से देखते हैं, ये चपड़ासी है, ये कूड़ा ठाने वाला है। इसमें कॉलोनियलिज्म का भी बहुत बड़ा हाथ है सर। यार कॉलोनियलिज्म चला गया, बट हमने क्या है, हम पहले भी फ्यूडल थे। ब्राउन साहिब्स है ना, ब्राउन साहिब्स भी हैं, वो है। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं हम जो है ना वो बीच में पिस जाते हैं, बिकॉज ना तो हम पूरी तरह अंग्रेज बन पाते हैं, वी बिकम कोकोनट्स, बाहर से ब्राउन अंदर से सफेद। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा रहता है। इवन इफ यू, अगर आप आज भी आप देखें ना, तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है व्हाट वी एस्पायर टू बी। इंडियन सोसाइटी काफ़ी रेसिस्ट भी है, बहुत काफ़ी। वी आर रेसिस्ट, वी आर कास्टिस्ट, सेक्सिस्ट भी है, सेक्सिस्ट भी है बिल्कुल, और बहुत हिपोक्रेट्स भी हैं। हिपोक्रेट कैसे हैं? बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, मॉरल लेक्चर सब देते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, खुद करो ना। मैं कल किसी से बात कर रहा, मैंने कहा यार हमारे यहाँ कई सोसाइटी, अपने इंडिया में प्याज खाना पाप है, लहसुन खाना पाप है, अंडा खाना पाप है, मीट पाप है, मच्छी पाप है, शराब पाप है, कहीं सिगरेट पाप है। करप्शन पाप नहीं है, घूसखोरी पाप नहीं है, घूसखोरी बिल्कुल पाप नहीं है, मौका परस्ती नहीं है। ये क्या कहते हैं, रोड टूट जाते हैं हमारे 6 महीने में, कलवर्ट नहीं बनाते हम, है ना। और मैसिव इतना बड़ा करप्शन, दुनिया में हम सबसे करप्ट कंट्रीज में से एक है, उस पर कोई पाप नहीं चल रहा हमारे पे। घर में वेजिटेरियन है, जम्मा बिल्कुल, कट्टर प्याज भी नहीं आएगा इस घर में, भाई हम तो बहुत शुद्ध हैं, उसको रसोई में हाथ नहीं लगाने देंगे दलित को। भाई करप्शन में तो किस चीज़ का, कबूतरों को दाना डालते हैं और महा करप्ट है, पूरा दिमाग खराब है हमारा। ये कबूतर को डालना, कुत्तों को खाना देना, चीटियाँ को मैं गया अभी पीछे जींद में, आटा मैं देखा, हमारे घर की 2-3 सीनियर हमारी ये वो, मैं कहा ताम के करो जी हम चीटियों को आटा डाल रहे हैं। मैं कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, किसने बता दिया? ये किसी बाबे ने बता दिया? चींटियों को हम आटा डालेंगे? नेचर ने एक सर्कल बनाया हुआ है, साइकिल बनाया हुआ है, और ये कबूतर को जो डाल रहे हैं तो सबसे डेंजरस चीज है।
कबूतर जहां दाना डालना शुरू करते हो, हमने बर्ड्स को वेजिटेरियन बना दिया। बर्ड्स वेजिटेरियन नहीं है, वो कीड़े मकोड़े खा के जीती हैं, हमने उनको वेजिटेरियन बना दिया। उनको दाना डाल दो, वो फिर इतनी ग्रो कर जाती है, किसी और बर्ड को वो आने नहीं देती। हाँ, सच्चाई है। ये भयंकर सच्चाइयां हैं, बट कोई मान्य तब ना। तो सर ये तो होगी सोसाइटी की बात। नाउ आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ सर्विंग इन द आर्मी विद यू। फॉर एग्जाम्पल यू हैव वर्कड एंड यू हैव सर्व्ड इन द आर्मी, लाइक जैसे आपने बताया कश्मीर में, पंजाब में। सो कश्मीर में जो काउंटर टेररिस्ट ऑप्स थे, वो A to Z अगर आप मुझे प्रोसेस बताएं, क्योंकि हमें बाहर बाहर से पता है, मूवीज़ के थ्रू पता है ना, या जिसकी फैमिली आर्मी में है उसको पता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लोगों को जानना चाहिए कि ऐसे इंट आता है एंड दिस इज़ हाउ यू गाइज ऑपरेट। देखो वो पहली बात तो ऑपरेशन जो होते हैं वो सारे जूनियर लेवल पे होते हैं, मोस्टली कंपनी बटालियन लेवल पे होते हैं, इंट बेस्ड होते हैं। एंड इंट बेस्ड मीन्स इंटेलिजेंस टेक इंट हो सकती है आपको, कि टेक्नोलॉजी के बेस पे आप इंट पिकअप कर रहे हो, उनका रेडियो इंटरसेप्ट कर रहे हो, या मैसेजिंग इंटरसेप्ट कर रहे हो, कुछ इंटरसेप्ट कर रहे हो आप उनका, तो वो है। बट उससे कुछ खास नहीं होता है। मेन थिंग इज ह्यूमन इंट। आज भी हमेशा, और रहेगी, हमेशा ही रहेगी। यू हैव टू विन ओवर ह्यूमंस टू गेट इंट। तो और इंट कैसे देगा ह्यूमन दूसरा आपको? एक कश्मीरी कैसे बताएगा आपको ये वहाँ है, जब तक उसको आप पर भरोसा नहीं होता, आपका दिल नहीं आप जीत सकते। तो मेरा जो फंडामेंटल था वो ये था कि विन ओवर पीपल, यूथ, ओल्ड पीपल, कम आउट क्लीन इन फ्रंट ऑफ देम, एंड सूनर और लेटर दे विल रियलाइज कि यार ये बंदा ठीक है, इसको खबर दे सकते। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, ना पंजाब के लोग चाहते थे, ना कश्मीर के लोग चाहते थे कि कोई पाकिस्तान का बंदा हमारे घर में आए, रोटी खाए और यहाँ पड़ा रहे मलंग की तरह और कहे मैं जिहादी हूँ। नोबडी वांट्स, नोबडी वांट्स। कुछ हैं जिनको OGWs कहते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, कुछ टाइप के लोग होंगे, मैं मानता हूँ। बट एक आम इंसान, कोई नहीं चाहेगा यार मेरे घर में मेरी बेटी है, मेरी बहू है, मेरे बच्चे हैं, वो पढ़े लिखे अपनी नौकरी करें, खेती करें। नोबडी वांट्स। So they are also equally fed up. So they will only tell you when you start working with them, 1 day, 2 day, it takes 6 months, it may take 1 year. तो ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक इंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव डिफरेंट वेज ऑफ वर्किंग। यू कैन गो फॉर बिग ऑपरेशंस, उसमें कुछ खास आता नहीं है। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ स्मॉल टीम ऑपरेशंस, कि छोटी टोली में काम करो, वहाँ पहुँचो जहाँ कभी पहुँचे नहीं है, सरप्राइज, शॉक एक्शन, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन ऑफ उनको, साइकोलॉजिकली बिहाइंड ऑल दिस। तो आई डिड लॉट ऑफ कोवर्ट ऑपरेशन, स्मॉल टीम ऑपरेशन इन साउथ कश्मीर वेरी वेरी सक्सेसफुली। आई हैड ब्रेव बॉयज विद मी। मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम ओनली अ लीडर हु कैन मेक थिंग्स हैपन और क्रिएट कंडीशंस और मोटिवेट, इंस्पायर, ट्रेन। बट फाइनली इट इज़ अ टीम वर्क। कोई कहता है मैंने मारा, मैं कभी मेरी किसी आप पॉडकास्ट में देखो मैं ये मारा, मैंने वो मारा। इट इज़ माई टीम विच डिड इट। सो हमने अपने उस दौरान में हमने तकरीबन लश्कर की और हिजबुल मुजाहिदीन की और हरकतुल जिहाद इस्लामी की कमर तोड़ दी थी हमने। ये स्मॉल टीम ऑपरेशन, ह्यूमन इंट बेस्ड ऑपरेशन साउथ कश्मीर में करके। बहुत रिस्क टेकिंग है, ऑडेसिटी चाहिए, बोल्डनेस चाहिए, लीडर में सबसे ज़्यादा चाहिए। एंड योर माइंड हैज़ टू बी अहेड always. You have to think like a gorilla to fight a gorilla. They're very well trained. But जैसा भी है, they're different at training. So you have to understand their training, understand their mindset, understand the people who are there. What did you do to understand the mindset of militants? Because we were able to capture militants. Okay. We were able to follow them. I used to listen to their radio communication. I used to ask people who meet them कि यार कैसे बंदे हैं, क्या करते हैं. So I was kind of involved and trying to get into their mind. Even you uploaded a post, a photo with officer Kurup. हाँ, मेजर नारायण कुरूप। हाँ, मेजर नारायण। देखा 4 पड़े थे नीचे, चारों पाकिस्तानी थे। इसमें आपने बोला नारायण चारों को कुरूप ठोका हुआ है। हमारे CEO ब्रिगेडियर रायजादा, ब्रिगेडियर से रिटायर हुए कर्नल थे, और ब्रिगेडियर KG के नायर, 4 जने थे हम। हमने बहुत इनोवेटिव ऑपरेशन किए। वो एक फोटो है, ऐसी मेरे पास 30-40 फोटोज हैं। Could you tell us anything about one specific operation? यही ऑपरेशन है, हाँ, क्योंकि यही फोटो तो operation सोशल मीडिया पे आप
पिकअप कर सकते हो इसको वहाँ से। कैसे किया था, क्या हुआ ये था? कांडीवार एक जगह है, काफ़ी फार फ्लंग, मेरे यहाँ से 15-20 किलोमीटर का वॉक है, और 15-20 किलोमीटर यहीं नहीं चल पाते, पहाड़ों में सोचो। हाँ। तो बहुत इनोवेटिव ऑपरेशन था। खबर थी हमारे को, अगेन ह्यूमन इंट हमारा सोर्स था कि ये लोग गांव में एक ग्रुप आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से, पीर पंजाल से होता हुआ, और 4-5 का ग्रुप है, और वो यहाँ रहेंगे। और जो है अगर आप नॉर्मल, क्योंकि बीच में नदी जा रही है, नदी को पार करोगे आप, वहाँ पे नदी को पुल तो है नहीं, वो लकड़ के रखे हुए हैं या रास्ते हैं, वो दूर से गांव को पता लग जाता है कि भाई कोई क्रॉस कर रहा है, खासतौर पे फौज। तो जैसे ही आप जाओगे ऊपर पहाड़ी पे चले जाएंगे, और ऊपर पहाड़ी टफ है एरिया वहाँ। तो हमने प्लान किया कि जो टफ पार्ट है वो मेरी टीम करेगी। तो मैं कोकरनाग से 15 लोगों के साथ मैंने सुबह आई थिंक 2-2:30 बजे हम चलना शुरू हुए, ये नाले पार करते करते। कोई जीपीएस नहीं था, कोई वो नहीं, आइडिया से और थोड़ा मैप वो करके। और मेरी ही टीम में 5-6 लोग कुड नॉट कीप अप विद मी। मैं बहुत, मेरा फिटनेस लेवल अलग आज भी, और तब तो बहुत ही अलग था। आई वॉज वेरी सीनियर मेजर, 40 साल मेरी एज थी, बट मेरे में 20-22 साल वाले की मेरी टांगों में दम था। तो मेरे बंदे भी जो मेरे साथ थे 6-7, तो हम 6-7 ही पहुंचे, कुछ पीछे रह गए। मैंने कहा तुम आ जाना, कोई बात नहीं। और हम बैठे हैं वहाँ, दिन निकला है, और तब तक ये नारायण कुरूप और मेजर केजी के नायर, इनको हमने बोला तुम टिपिकल फौजी ऑपरेशन करना 10 बजे के आसपास। 9-10 बजे जब रिलैक्स कर रहे हैं लोग, स्कूल खुल चुके हैं, लोग जा चुके हैं, तो तब जब ये फौज को देखेंगे तो ये लोग ऊपर की तरफ आएंगे, और ऊपर हम लोग बैठे होंगे 1-1, 2-2 की टोली में ऊपर। तो ऐसे है पहाड़ी, हम ऊपर बैठे, गांव नीचे है, और ये लोग नाला पार करके गांव में घुसेंगे चेक करने के लिए, सर्च करने के लिए। ये लोग देख के फौज को आधा घंटा पहले ही ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, इट हैपेंड एग्जैक्टली लाइक दिस। और मैं देख रहा हूं कि 4 लोग एडवांस कर रहे हैं, एडवांस गलत वर्ड है, फौजी वर्ड है, चल के आ रहे हैं। अच्छा, अपना माइंड, मैंने कहा यार ये मेरे साथ मेरा बडी था, उसका नाम भी गब्बर सिंह था, गढ़वाल राइफल्स का। कहता साहब मिलिटेंट है, मिलिटेंट है। मैंने कहा बेवकूफ़, कहाँ मिलिटेंट है? कहता सर ये लोग। मैंने कहा AK-47 तो नज़र नहीं आ रही, मैं दूरबीन से भी देखूँ, टिपिकल फौजी की, यार देखो तो सही, ऐसे थोड़ी फायर। कहता साहब यहाँ क्या करेगा कोई आदमी? फिर मैंने देखा ना भेड़ है ना बकरी है, कोई खेती नहीं, गांव वाले बेवकूफ़ थोड़ी होते हैं, ऐसे पहाड़ पे जा रहा है, कोई नहीं जाता। ऐसे मैंने बहुत गांव की साइकोलॉजी समझी भी, गांव वाला कैसे काम करता है, क्या करता है, वो थोड़ी ऐसे पहाड़ जा रहा है। तो मैंने कहा लग तो यार ऐसे ही रहा है। तो अब फायर खोलना है, मैंने मेरे इशारे पे फायर होना है। तो अब मैं डिसाइड कर ही रहा हूँ कि वो 30-40 गज दूर रह गया हमारे से। अब वो बहुत ही, और बट AK-47 नजर नहीं आ रही, वेपन कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने फिरन पहनी हुई है। फिरन के अंदर वेपन अंदर है। अब अगर फायर खोल दूं और 2 इनोसेंट मर गए, तो यार मैं क्या जवाब दूंगा किसी को कि तुमने क्यों मारे भाई, व्हेन यू डिडंट आइडेंटिफाई द वेपन। और मेरे था ये, मैंने कहा मैं इनोसेंट को नहीं मारूंगा, मैं कसम खा के गया था। और मेरे था, मैं भी इनोसेंट को नहीं मारूंगा, मैं कर नहीं सकता ये काम, ये मेरी कमिटमेंट है कि अवार्ड के लिए कुछ कर दो, नहीं करेंगे, नकली काम नहीं करेंगे। तो जब नजदीक आ गए, उनको भनक लगी कि साला ऊपर कुछ है, जब मौत आती है। तो ऐसा उन्होंने ना नीचे दौड़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने दौड़ना शुरू किया, हमारी टीम ने, मैंने कहा भाई फायर, ये पक्का मिलिटेंट, नहीं तो दौड़ेंगे क्यों। फिर हम ऊपर से नाले से, यार कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं, ये डर के गिर गए, पैर टूट गया, कोई कुछ हो गया तो वो अलग बात है। हम ऊपर से फायर कर रहे हैं, नीचे से ये मेजर कुरूप और ये केजी के नायर, मेजर केजी के नायर की पार्टी है। और तभी हमारे पास मोबाइल नहीं थे, रेडियो सेट था। मैं कह रहा हूँ यार कुरूप, नायर, दिस गाइस केजी के, ये यार 4-5 मिलिटेंट हैं, हम फायर कर रहे हैं, हम ऊपर से आ रहे हैं। कहते सर कौन से नाले में? मैंने कहा डैमिट, मैं क्या बताऊं कौन से नाले में, यार नाले हैं यहाँ पहाड़ में। मेरे पास कौन सा कोई 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, कोई गूगल की लोकेशन है। गॉड फायरिंग, पड़ापड़ चल रही फायरिंग। और मेरे बंदे, ये गब्बर सिंह एंड पार्टी, ये लग गए। मेरे साथ मेरा रेडियो ऑपरेटर था, और हम जो है इनके पीछे पीछे, नीचे से मेरी फौज, ऊपर से हम लोग, बीच में ये मिलिटेंट, और पत्थर, पेड़, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। फिर कोई वो पिक्चर वाले सीन नहीं होते, मेजर साहब ऐसे कर रहा है फिर मार रहा है जाके, ना ये सब बकवास, कुछ नहीं होता। यू जस्ट डोंट नो, यू कांट डू एनीथिंग, बस हो रहा होता है, बस हो रहा है।
हो रहा है। आप सिर्फ क्या कर सकते हो एज ए लीडर, यू कैन कीप योर विट्स अबाउट यू, यू कैन जस्ट बी अवेयर हो क्या रहा है, जिससे कि आप रेडियो पे बता सको इनकी और, फायरिंग और अपना जवान ना जख्मी हो कोई, मतलब क्योंकि ये भी रहता है ना यार, अपना जवान नहीं खोना चाहिए। तो उसमें बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन रहा। ये चार लोग हमने ढेर किए, इसमें हमारे किसी को कुछ नहीं लगा। एक जवान के थोड़ी पेट के पास से थोड़ी सी खरोंच से आई है, गोली पास हुई, अदरवाइज दिस वाज अ ब्रिलियंट ऑपरेशन। नवंबर 2001 का इसकी ये आप तस्वीर जिसकी बात कर रहे हो, ऐसे हमने कई, हमारी यूनिट बड़ी ज़बरदस्त थी, 36 RR गढ़वाल राइफल, गढ़वाल की यूनिट आई है, बड़े अच्छे, उनको बस बंदा चाहिए लीड करने वाला, दे कैन डू एनीथिंग। हमारी आर्मी के जवान और जेसीओ, कोई बोलता है कि जेसीओ तो जवान ही चलाते हैं आर्मी को, ये क्या है? मतलब दे आर द बैकबोन ना, दे आर द बैकबोन। इसीलिए मुझे अग्निवीर स्कीम से प्रॉब्लम हाँ, वहीं से मैं अग्निपथ स्कीम पे नहीं, मुझे इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने देखा है यार, ये जान है हमारी, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, जर्नल नहीं रीढ़ की हड्डी होते। हाँ, हम तो क्या है, गुरु गोविंद सिंह का एक शब्द है, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, वरना मौत से गरीब करोड़ पड़े। हम जो रैंक लगा रखी, गाड़ी झंडा, घर पे भी झंडा है, 4 गाड़ियां चल रही हैं, मैं ब्रिगेडियर में मेजर, किस लिए? क्योंकि जवान है। तो जवान हमारी बैकबोन है, और वो बैकबोन ये अग्निपथ अग्निवीर स्कीम ने जो है ख़त्म कर दी है, ये रिक्रूटमेंट पैटर्न चेंज करके और कॉन्ट्रैक्ट पे लेके 4 साल के लिए। इसीलिए आई वॉज द ओनली वन जिसने इतनी रिस्क ली, इतना 4 साल पहले बोला, आज भी बोल रहा हूँ अग्निवीर स्कीम पे, कि ये इसने हमारा जो एक ट्रेडिशनल मेथड था रिक्रूटमेंट का, जो बेस्ट युवा लड़के फौज में आते थे गांव देहात के, वो अब नहीं आ रहे हैं। वो पुलिस में जाएगा या पैरामिलिट्री में जाएगा, क्यों आएगा फौज में? तो जो ये आर्ग्यूमेंट है कि डाउन साइजिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है और हम नए इक्विपमेंट नहीं ले पा रहे हैं, वो सही है। फिर डाउन साइजिंग करो, रिक्रूटमेंट मत चेंज करो, कम ले लो ना। डाउन साइजिंग के और तरीके हैं, बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे सिस्टम में जिनको हम बंद कर सकते हैं। मनी रेज, इस देश में पैसे की कमी है क्या? कौन से जहाँ बंद कर सकते हैं? बहुत कुछ है, हमने भी मिलिट्री फार्म्स बंद किए, हमारे पास इतना लैंड फालतू पड़ा है आर्मी के पास, इतना ज़्यादा है, कैंपिंग ग्राउंड है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, क्यों रखे हुए हमने? वी कैन गिव इट बैक टू स्टेट गवर्नमेंट एंड रेज फंड्स ऑन दैट। तो मेनी वेज, मतलब उस पर एक अलग पॉडकास्ट हो सकता है। और देश का पैसे की कमी है क्या? हम अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, 10-10 हज़ार रुपये हर औरत के अकाउंट में डाल दिए। कल तमिलनाडु ने सुबह उठे लोग 5,000 डाल दिए सबके अकाउंट में। ये महाराष्ट्र इलेक्शन आपने देख लिया, हरियाणा देख लिया, पैसे की कमी है, पैसे की वजह से। यस, डाउन साइजिंग चाहिए, पे एंड पेंशन बिल हाई है, चाहिए, बट और तरीके। रिक्रूट पे क्यों मार कर रहे हो यार सीधा? ये मुझे समझ नहीं आया। तो देयर आर मोर वेज। इनफैक्ट मैं तो कल परसों मैंने ट्वीट किया कि इतनी अच्छी स्कीम अगर लोग बोल रहे हैं तो इसको IAS IPS में भी लागू कर दो, सारी कोचिंग इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। बिल्कुल, बस सारे 4 साल के लिए आए और धर्मवीर बना दो इनका नाम, या शूरवीर कर दो। और नहीं बोलो भाई 4 साल रहोगे, उसके बाद 75% घर जाओ, उनमें से हम सिर्फ 25 को रखेंगे ऊपर जाने के लिए। आपको फिर प्रॉपर कार्डर मिलेगा और पूरी पे मिलेगी। तब तक आप नीचे लेवल पे काम करके देखते हैं आप में कितनी देशभक्ति भरी हुई है। एंड लेट इट बी फॉर ऑल एंट्रीज, वाई ओनली फॉर जवान? भाई 4 साल में एनडीए से तो लड़का लेफ्टिनेंट बनता है, 3 साल एनडीए 1 साल IM में, यहाँ 4 साल में आप घर भेज रहे हो उसको। उसी माहौल से आए हैं हम। थोड़ा हम ठीक पढ़ लिए, मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल चले गए तो हम ऑफिसर बन गए। फर्क नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मेरे में और मेरे गांव में जो मेरे साथ थे उनमें मेरे में मैं बहुत इंटेलिजेंट। नो, दे वर मोर इंटेलिजेंट देन मी, मोर हार्ड वर्किंग। अपॉर्चुनिटी की बात है। तो ये इसलिए ये स्कीम का ना सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी है। मिलिट्री पे, मिलिट्री अलाउंसेस ने हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल की इकोनॉमी को चेंज किया है। बिल्कुल, वी कांट फॉरगेट दैट पार्ट कि ये भी एक नेशन बिल्डिंग है। अगर किसी के घर में पे और पेंशन आ रही है, वो कहीं और नहीं भेज रहा, वो वहीं यूज कर रहा है, घर बना रहा है, मोटरसाइकिल ले रहा है, बच्चों को एजुकेशन दे रहा है, तो ये इकोनॉमी को भी, तो वी आर नेशन बिल्डर्स। तो इसलिए ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में दैट इज व्हाई दिस स्कीम नीड्स अ रोल बैक, इफ पॉसिबल मेजर अमेंडमेंट्स। दोनों जगह आपने इंसर्जेंसी देखी, कश्मीर में भी और पंजाब में भी। व्हाट वाज द डिफरेंस इन ऑपरेशंस? क्या कश्मीर में ज़्यादा हार्श था और पंजाब में कम? या पंजाब की टेरेन ईजियर है ना, पंजाब की टेरेन ईजियर है एंड बॉर्डर फेंस बन गया था। एंड बहुत जल्दी पंजाब के लोग रियलाइज़ कर गए थे
एंड पंजाब पुलिस का मिलिट्री के साथ उस टाइम की लीडरशिप केपीएस गिल एंड मिलिट्री लीडरशिप वर इन सिंक। पंजाब में मैंने पहली बार देखा पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री एंड पुलिस वर इन सिंक। तो जब ये मिल गए, अगर सही डायरेक्शन है पॉलिटिकल लीडरशिप का, सच्चा डायरेक्शन है, पीस चाहते हो, और मिलिट्री के आपके सही लोग हैं, पुलिस के, अब तो क्यों नहीं। तो बट यू कांट कंपेयर द बोथ। यहाँ टेरेन अलग है, यहाँ पाकिस्तान का रोल अलग है, फिर यहाँ जो मुद्दे हैं, हर्ट फीलिंग्स हैं, जिनको हम एड्रेस नहीं करना चाहते, जिनको हम इग्नोर करते कि नहीं इनकी तो कोई मुद्दे हैं ही नहीं, तो यू हैव टू एड्रेस सम डिफिकल्ट। KPS Gill is very infamous in Punjab. No, he was a brilliant police officer. I have seen him very closely. But he's very infamous. वो He's ठीक not है, very popular. वो ठीक है यार। अब कल को कोई सुंदर जी को भी ये बोलते हैं, बट आई विल लाइक टू गिव क्रेडिट टू ब्रिलियंट वर्क दे डिड। उसके प्राइवेट लाइफ में अगर किसी के कोई वो है तो दैट इज नॉट माई कंसर्न एट ऑल, बट केपीएस गिल डिड अ ब्रिलियंट वर्क। जनरल सुंदर जी हमारे आर्मी चीफ, Because there were a lot of human rights cases in वो तो Punjab होगा ना also. यार। हमारे ह्यूमन राइट केसेस जहाँ पर भी इंसर्जेंसी होती है, नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ नहीं हो रहे, मणिपुर में नहीं है ह्यूमन राइट केसेस। नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में, पंजाब में. तो यार दिस इज चने के साथ क्या है, वो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, दैट देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ। So have our institutions worked to address that? बहुत अवेयरनेस है इस चीज़ की। Because जैसे आपने बोला ना कि दिल से ही बदलाव आ सकता है. बट वो है ना, पर वो वैसी ट्रेनिंग, वैसे इथॉस बिल्ड करने पड़ेंगे। बट हमारे फौज में भी बहुत साल से, ये अब से नहीं, 1990 से देयर आर 10 कमांडमेंट्स ऑफ द चीफ, जिसमें नो रेप, नो लूट, नो किलिंग, नो, ऐसी काफ़ी चीज़ें थी जो कि अभी भी हैं कि वी बिलीव इन दैट ह्यूमन अप्रोच। वो है, एंड एनीबडी हु क्रॉसेस दिस लाइन विल नॉट बी स्पेयर्ड। तो आप इंस्टीट्यूशन स्विफ्ट एक्शन लेते हैं. बिल्कुल लेना भी चाहिए, लेते भी हैं, लेते भी हैं, एंड दैट इज हाउ यू बिल्ड इमेज ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। सो अभी recent years में army has been, the political establishments have tried to use army as a political tool. Would you agree with that statement? हाँ, ये यूज़ हुआ सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, पुलवामा के नाम पे वोट मांगे गए बड़े अनफॉर्चुनेटली। ऑप सिंदूर को भी जैसे यूज़ हो रहा है कि हर पेट्रोल पंप पे फ़ोटो है ऑप सिंदूर की, और जैसे हम उसको प्ले अप कर रहे हैं। आई थिंक मिलिट्री डोमेन में, मिलिट्री शुड वर्क इन इट्स ओन डोमेन, एंड कोशिश करनी चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप इसको ना यूज़ करे, बिकॉज इन लॉन्ग रन ये आपकी फ़ौज है, हमारी फ़ौज है, देश की फ़ौज है। दिस ट्रांसेंड्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, एंड इट विल बी कैटास्ट्रॉफिक फॉर इंडिया अगर हमारी मिलिट्री किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ आइडेंटिफाई करेगी, तो कैटास्ट्रॉफिक होगा फ्यूचर में भारत के लिए। हमारे जैसे लोग चले जाएंगे तब तक, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो वी मस्ट रिमेन सेकुलर। हम देश की फ़ौज है, जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप आएगी उसके नीचे फ़ौज काम करेगी। पॉलिटिकल कंट्रोल इन द मिलिट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। सिविलियन कंट्रोल, नॉट पॉलिटिकल, सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री, वो है हमारे यहाँ। बट यस, सम ऑफ दीज इवेंट्स, और बीच में ये बाबे बूबे भी आज जाने लगे हैं, वहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। हमारे भी कुछ सीनियर ऑफिसर पूजा पाठ वगैरह की वीडियो डालने लग गए हैं। नॉट गुड, नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। आपका प्राइवेट स्पेस है, आपका रिलीजन, व्हेन यू आर आउट, बहुत क्लियर है, ऑफिसर्स हैव नो रिलीजन, ऑफिसर्स अडॉप्ट द रिलीजन ऑफ द ट्रुप्स दे कमांड। तो मेरा कोई रिलीजन नहीं है, मैं मेजर जनरल हूँ, ब्रिगेडियर हूँ, आई मस्ट अपीयर द सेम टू अ सिख, टू अ क्रिश्चियन, to a Muslim and all that. I should be able to go to any worship place. मेरी प्राइवेट स्पेस में मैं महाशिवरात्रि का व्रत रखूं, मैं क्या पूजा पाठ करूं, मेरी स्पेस है। बट इन पब्लिक, इन यूनिफॉर्म, तो आप देखो, हम तो यूनिफॉर्म में, हमारे यहाँ तो टीका भी अलाउड नहीं है, यूनिफॉर्म में धागा बांधना भी अलाउड नहीं है। इनफैक्ट ऑर्डर्स है हमारे मिलिट्री में, यू विल वेयर नो रिलीजियस सिंबल ऑन योर यूनिफॉर्म। तो आई बिलोंग टू दैट मिलिट्री, एंड आई होप सच थिंग्स आर, सर एक सवाल बहुत ही ज़रूरी है एड्रेस करना। हमने पहले कास्टिज्म की बात की बहुत जगह, बिकॉज थ्रू ब्रिटिश हमारी लेगेसी है, हमारी कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स भी हैं, राजपूत रेजिमेंट है, खालसा पार्टी है, जाट रेजिमेंट है, सो दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू फ्लेयर अप द कास्ट प्राइड। इनफैक्ट इट इज़ टाइम, मैं तो बहुत हिमायती हूँ इसका, ऑल इंडिया ऑल क्लास। अब पंजाब में सिख नहीं आ रहे हैं, सिख रेजिमेंट को भर्ती होने के लिए। आर्मी ने अपील की पंजाब में
कि सिख यूथ्स प्लीज ज्वाइन द आर्मी उनके पास, और सिर्फ सिख रेजिमेंट ही नहीं, जट सिखों की बात कर रहा हूँ मैं, बट सिख्स आर देयर इन आर्मर्ड, इन आर्टिलरी, इन इंजीनियर, जो इनकी फिक्स्ड वैकेंसी वहाँ आ नहीं रहे। तो आई थिंक इट इज़ टाइम दैट वी मैं तो ऑल इंडिया ऑल क्लास रेजिमेंट से हूँ, एंड सिपाही सिपाही होता है, वो मद्रासी भी होता है, मलयाली भी होता है। So you're saying we should do away with caste-based regiments? सूनर और लेटर, सूनर द बेटर, सूनर द बेटर, या Some people also बहुत उसके pros भी गिनवाते हैं अरे बहुत लोग। वो यार वो गिनाते रहेंगे टिल द काउज कम होम, बट रियलिटी तो ये है ना यार, अब देश देश चेंज हो गया ना यार, ये अंग्रेजों की बनाई हुई है ना रेजिमेंट, तो हमने तो नहीं बनाई। हाँ ये तो है, तो अब बाकी हम कॉलोनियल कॉलोनियल कहते हैं, इसको भी करो कॉलोनियल को बिकॉज ये सोसाइटी को बांटने का भी काम करता है, कौन मार्शल है कौन नॉन हाँ, मार्शल है। ये सबसे बड़ी बोगी है, ये कोई मार्शल नहीं है, ये सबसे बड़ी बोगी है। देयर इज नो मार्शल कास्ट, अ सोल्जर कैन बी अ गुड सोल्जर, और मैंने ये आरआर में नजदीक से देखा है। ये जरूरी नहीं कि वो कंधे पे किस कास्ट का या रेजिमेंट का है तो वो ब्रेव और दूसरा नहीं है। नो, आई जस्ट डोंट बिलीव, नोबडी कैन मेक मी बिलीव दिस। अ गुड सोल्जर कैन कम फ्रॉम एनी कम्युनिटी एंड अ डरपोक कैन बी इन एनी कम्युनिटी। तो ये कम्युनिटी को लेबल करना, ये मार्शल है नॉन मार्शल है, दिस इज इनजस्टिस टू द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया। Wow, that's such a wonderful answer and thank you so much that you answered that. हाँ, और एक मेरा आखिरी सवाल, आई नो ये है कि हमने बहुत दोस्ती की बात की पाकिस्तान के साथ, बट देन इवेंट्स लाइक पहलगाम हैपन, जहाँ पे पूरा पूरा उनका एजेंडा दिख रहा था कि कैसे इंडिया को रिलीजियस लाइन पे डिवाइड करो, रिलीजन पूछ के मार रहे हैं और ऐसे ऑपरेशंस हो रहे हैं। व्हाई डू ऑपरेशंस लाइक दीज हैपन? कोई वहाँ से क्रिटिक कर रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस नहीं थी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे तो कोई गया नहीं है, तो क्या होता है ऐसे वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, नहीं थी? आई डोंट नो हाउ, हमारे यहाँ वही बात है ना, अकाउंटेबिलिटी है नहीं। कभी किसी बड़े इंसिडेंट के बाद कोई फेयर रिपोर्ट आती नहीं है, कभी भी नहीं आती है। तो क्यों हुआ, क्यों इतनी देर लगी वहाँ पहुँचने में, क्यों नहीं, इंट क्या कर रही थी हमारी, ह्यूमन इंट क्या कर रही थी? उन्होंने आके 2-3 दिन देखा होगा, यहाँ टूरिस्ट आते हैं कैसे करते हैं। भाई पाकिस्तान विल डू एनीथिंग। अब वो मैं नहीं कह रहा पाकिस्तान स्टेट कर रहा है, आईएसआई कर रही है, आर्मी कर रही है, या ये लश्कर के किसी लीडर ने सोचा ऐसा करते हैं, बट लड़ाई करा दी ना बहुत सारे सोसाइटी, बहुत सारे एक्टर्स हैं, वेरी कॉम्प्लिकेटेड गेम, बट अकाउंटेबिलिटी, सो इट वी मस्ट एक्सेप्ट कि कहीं ना कहीं कमी रही है, एंड टेररिज्म हैज टू बी डिफीटेड विद टूरिज्म। बट वो टूरिज्म में ही टेररिज्म, और ये पहली बार है, पूरा कश्मीर रो रहा था, कश्मीर में हड़ताल हुई, दे वर विद रेस्ट ऑफ इंडिया। क्यों नहीं हमने इसको एक्सप्लॉइट किया, ये मैसेज भेजने के लिए कि कोई बात नहीं, डरते नहीं है, क्या हो गया, बड़ा देश है ये, वी आर विद यू। उसमें कश्मीरी भी तो मरा। तो इट्स अनफॉर्चुनेट, बट इफ यू प्ले दिस एजेंडा इन इलेक्शन and divide our society through WhatsApp forwards and Godi media, then you are playing into their hand. आप तो फिर उनका काम कर रहे हो। आपकी resilience कहाँ गई as a nation, as a society? So I think unfortunate. We must build our intelligence, build friendship with people, win hearts and minds, have ears on ground, and ऐसा unfortunate incident होता है, take it in stride, beat back, take revenge, but वो होगा तरीके से। So you are the CEO for Save the Himalayas. What kind of work it does? Basically, it is working towards preserving the ecology of Himalayas, Ladakh region, and we are actually looking at international, because all countries that are dependent on Himalayas, which include Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, all are states, and in future looking to cooperate with societies where save the flora and fauna dono, water resources, responsible tourism. ये मेरे दिल के बहुत करीब है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, जो कि अभी, एंड द वे वी बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिमालयाज एंड दिस, सो लिटिल वर्क वी आर डूइंग, होपफुली टू डू मोर वर्क इन फ्यूचर। So I think it was a wonderful conversation with you, General, and हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की। हिंदुस्तानियत, जो भारतीयता जिसकी हम बात करते हैं, कैसे देश आगे बढ़ना चाहिए, कैसे यूथ को बिहेव करना चाहिए, हमारी आर्मी, कितने सारे ऑपरेशंस। It was so wonderful and refreshing to talk to you, and मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि anything you want to say to our audience, to our youth के माँ बाप को तो टीवी बंद करो। हाँ, सबसे पहले जिस घर में टीवी न्यूज़ चल रही है ना, सारा दिन दिमाग खराब है। हमारे न्यूज़ चैनल्स ने हमारे देश की बहुत मतलब
थैंक यू वेरी मच कर दिया है। सो यूट्यूब देखो, गाने देख लो, कुछ देख लो, स्टार्ट बिल्डिंग लाइब्रेरीज एट होम, स्टार्ट बिल्डिंग ओपन कल्चर। ओपन कल्चर मीन्स माइंड को ओपन करो, हार्ट को और माइंड को ओपन करो। और यूथ को कहता हूँ स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, स्टे अवे फ्रॉम स्मोक ड्रिंकिंग एंड रियलाइज योर ट्रू पोटेंशियल। एंड फिटनेस पे मेरा बहुत जोर होता है। वी आर नॉट अ फिट सोसाइटी, वेरी वेरी अनहेल्दी यूथ। तो अगर ज़्यादा हॉस्पिटल खुलेंगे, स्टेडियम कम होंगे, तो फिर कैसा कैसा भारत बनाएंगे हम। सो माइंड की भी फिटनेस चाहिए और बॉडी की फिटनेस भी चाहिए। एंड एम्ब्रेस डाइवर्सिटी। यूथ को मेरा मेन मैसेज, एम्ब्रेस डाइवर्सिटी, मेक फ्रेंड्स फ्रॉम अदर रिलीजन्स, अदर कास्ट, क्रीड एंड बिल्ड अ न्यू इंडिया। हनुमान चालीसा भी पढ़ते हो तो बल बुद्धि विद्या तीनों चीज़ नहीं हर चीज़ में वही है। हाँ जी, हर चीज़ में वही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद।